देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कुंडली में भाव। एस्ट्रोलॉजी में जो भाव होते हैं उनको कैसे देखते। तो आप भावों को समझने के लिए ये कह सकते हो कि जब बच्चा जहां से पैदा होता है और जो कुछ करता है उसको बस आप समझने की, अगर उस सीक्वेंस को अगर आप समझते हो तो आपको भाव कठिन नहीं लगेंगे, है ना। तो कुंडली में ये जो भाव होता है, ये जो आप ऐसे आपकी कुछ कुंडली होती है नॉर्थ इंडियन टाइप जिसको बोलते हैं, साउथ इंडियन कुंडली कुछ और होती है। तो मेनली जो है वो चर्चा में यही कुंडली रहती है हमारी नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो ये कुंडली रहती है, यहाँ पे कोई ना कोई एक राशि पड़ी होती है, यहाँ पे कोई ना कोई एक ग्रह होते हैं, है ना। और ये कुंडली जो होती है वो 12 भागों में डिवाइड होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भागों में डिवाइड है। ठीक है। इस 12 भावों को आप 12 हाउसेस बोलते हो, 12 भाव बोलते हो। और ये जो भाव होता है, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये जो भाव होता है इसको फर्स्ट हाउस बोलते। कोई भी कुंडली होगी, यहाँ पे कोई भी नंबर पड़ा हो, चाहे आपका 12 नंबर पड़ा हो, चाहे 1 नंबर पड़ा हो, चाहे 4 नंबर पड़ा हो, चाहे 16 नंबर, 16 तो हो ही नहीं सकता, 12 टोटल राशियां भी होती हैं, इसलिए यहाँ पे राशियां जो है वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। लेकिन जो ना दिखने वाली चीज होती है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं हम, जो बदल ही नहीं सकता, वो होता है भाव। कुंडली किसी की भी होगी, इसको फर्स्ट हाउस ही बोलेंगे, इसको सेकंड हाउस ही बोलेंगे। राशि नंबर पढ़ते हैं इसी में, और इसी में प्लैनेट्स भी पड़े होते हैं, 9 के 9 ग्रह भी यहीं पड़े होते हैं। ठीक है। तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, सीक्वेंस यही होता है एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7 8 9 10 11 12, ये हाउसेस होते हैं ऐसे, ये फिक्स हैं। अब इन हाउसेस में कोई ना कोई एक राशि पड़ी होगी, वो भी सीक्वेंस होगी। अगर यहाँ पे किसी का 5 नंबर पड़ा है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 10 11 12 1 2 3 4, है ना। अब अगर किसी का यहाँ 9 नंबर पड़ा होगा, 9 नंबर राशि, 9 नंबर राशि का मतलब सेजिटेरियस है, तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 11 पड़ेगा, यहाँ पे 12 पड़ेगा। तो 10 11 12 पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 10th हाउस आ गया, नहीं, 10th हाउस ज्यों का त्यों ही रहेगा। 10th हाउस अगर यहाँ पे है तो 10th हाउस यहीं पे है, ये कांस्टेंट रहता है। अब इन भावों के हर भाव से कुछ ना कुछ संबंध है, उस संबंध को पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई बार। मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके उसके लास्ट तक की एक यात्रा को हम पढ़ेंगे, और उसी से हमें भाव समझ आ जाएंगे। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास अपना क्या होता है? केवल शरीर ही तो होता है ना। जैसे उसके माता पिता होते हैं वैसा उसका रंग रूप होता है, वैसी उसकी कद काठी होती है कि नहीं होती? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास अपना क्या है? अपना शरीर ही तो है। शरीर कैसा होता है? जैसे माँ बाप का शरीर होता है वैसे उसका शरीर होता है, वैसे उसकी आकृति होती है, वैसे उसका रंग रूप होता है, वैसी उसकी मानसिकता होती है, वैसे उसका थॉट प्रोसेस होता है, वैसे उसको बुद्धि भी प्राप्त होती है जैसे माता पिता की। बात समझ आ गया? इसलिए फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंटेट करता है, हमारे फिजिकल एप्रियंसेस को रिप्रेजेंटेट करता है, हमारे रंग रूप को, कद काठी को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारा अटैचमेंट किससे है, हम जुड़ना किससे चाहते हैं, उन सब चीजों को फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंटेट करता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होते ही वो क्या करता है? चिल्लाता है, क्राइंग करता है, चिल्लाता है। वो दूसरे भाव पे आ जाता है, तुरंत दूसरे भाव पे आ गया। अब उसको तुरंत क्या मिला? एक उसको फैमिली मिली। अगर कोई पांडे जी हैं तो सरनेम पांडे मिल गया, कोई अगर गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी सरनेम मिलेगा, कोई अगर जायसवाल जी हैं तो जायसवाल सरनेम मिलेगा। एक फैमिली मिल गई जहां से उसको सरनेम मिल गया। जैसी फैमिली की कम्युनिकेशन है, जैसी फैमिली की भाषा है, वैसी उसको भाषा मिल गई। अब कोई चाइना में पैदा होगा तो उसकी लैंग्वेज चाइनीज होगी, कोई ऑस्ट्रेलिया में पैदा होगा तो ऑस्ट्रेलियन बोलेगा, कोई यूएस में पैदा होगा तो यूएस की इंग्लिश बोलेगा, यूके में पैदा होगा तो यूके की इंग्लिश बोलेगा,
है ना। दुबई में पैदा होगा तो वहां की अपनी लैंग्वेज है। तो बच्चे को पैदा होते ही उसका शरीर मिलता है, बच्चे को पैदा होते ही जो रंग रूप उसके माता पिता के होते हैं वो रंग रूप मिल जाता है। जो माता पिता की कदकाठी होती है वही माता पिता वही कदकाठी पा जाता है। जैसा उनका मेंटल स्टेटस होता है वैसे बच्चे का मेंटल स्टेटस भी हो जाता है। इसलिए माइंड को भी फर्स्ट हाउस से देखते, फिजिकल अपीयरेंसेस को भी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ठीक है। तुरंत जैसे ही बच्चा जन्म ले रहा है चिल्ला रहा है, चिल्लाने का मतलब क्या हुआ, वॉइस, वॉइस किया उसने। तो दूसरे भाव से सबसे पहले क्या मिला, वॉइस मिली उसको, वाणी मिली। वाणी कैसी मिली, जैसी फैमिली है वैसी वाणी है। इंडिया में ही देख लो, अगर कोई साउथ में पैदा होगा तो साउथ इंडियन बोलेगा, नॉर्थ में पैदा होगा तो नॉर्थ इंडियन बोलेगा, उड़ीसा में पैदा होगा तो उड़िया बोलेगा, वहां की अपनी लैंग्वेज होगी। तो उसको जो भाषा मिलती है वो सेकंड हाउस से मिलती है। दूसरा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करेगा, फैमिली को, परिवार मिला। दूसरा स्पीच, वाणी। और यहां से ही जितनी फैमिली की वेल्थ है उतनी ही आप वेल्थी हो। कोई अंबानीज के घर में पैदा होगा तो अंबानी बोला जाएगा। कोई नाली के किनारे अगर पैदा होगा तो जितना उसके फैमिली के पास वेल्थ है तो वही वेल्थ उस बच्चे की भी इमीडिएट मिल जाती है। अगर अरबपति पिताजी हैं तो बच्चा भी अरबपति ही बोला जाएगा। बात समझ आ गई। तो दूसरे भाव से क्या देखते हैं, धन, कुटुंब, वाणी, स्पीच, एक्यूमुलेटेड वेल्थ और आपकी फैमिली। ये तीन चीजें आपकी सेकंड हाउस से देखा जाता है। इतना ही नहीं, जैसे बच्चे का संस्कार होता है, नर्चिंग जिसको बोलते हैं ना, जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं वैसे बच्चों को संस्कार भी मिल जाता है। इसलिए दूसरा भाव संस्कार को भी रिप्रेजेंटेट करता है। अब क्या होता है, जब बच्चा पैदा हुआ बच्चे को एक कुल मिल गया, एक खानदान मिल गया, एक भाषा मिल गई, एक प्रकार का धन मिल गया। जितनी फैमिली वेल्दी उतना वो भी वेल्दी। फिर बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो वो प्रयास करता है, कोशिश करता है, और उस कोशिश में उसको साहस करना पड़ता है। इसलिए प्रयास का और साहस का जो हाउस होता है वो थर्ड होता है। कैसे साहस करता है भाई, उसको अगर चलना है तो हिम्मत करनी है, 2 बार गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, साहस करता है। और कोई बच्चा ये सोच ले कि भाई जितनी बार हम उठ रहे हैं उतनी बार हम गिर रहे हैं, तो क्या दोबारा उठ पाएगा, दोबारा वो उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा। तो बच्चा क्या करता है, यहां से साहस उसके अंदर बिल्ट होता है। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हर चीज को पाने के लिए वो 10 अटेम्प्ट्स भी करता है, 100 अटेम्प्ट्स भी करता है। चलना क्या आपने ऐसे ही सीख लिया होगा, कई बार गिरे होगे, मुंह के बल गिरे होगे, माँ बाप ने किसी ने उंगली पकड़ी होगी, भाई ने उंगली पकड़ी होगी, आपने खुद कोई ऐसा मतलब कोई मतलब होता है ना, बच्चे चलने के लिए कुछ ले आते हैं स्केटिंग टाइप, कुछ इस तरह से चलने के लिए। मतलब जब बच्चा बेइंतहा प्रयास करता है तब वो चलना, डोलना, दौड़ना सीख पाता है। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई एजुकेशन गेन कर रहे हैं, कोई करियर को चूज करने का सोच रहे हैं, फिर हम इस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये याद रहे कि हमारा एक भी कदम जो आज चला है, हम 10 बार गिरे तब एक कदम आज चलने के काबिल बने, इवन दौड़ने के भी काबिल बने। ऐसे ही आज अगर कोई चुनौती हमारे सामने है, आज प्रॉब्लम अगर हमारे सामने कोई है, तो हमने पूर्व में भी साहस करके, हिम्मत करके, संघर्ष करके उससे पार पाई है और हम विजेता भी साबित हुए हैं, है ना। और आज भी अगर हम ऐसा साहस करें, हिम्मत करें, तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे आगे छोटी हो जाए। इसलिए हिम्मत का, साहस का, एफर्ट्स का जो हाउस है वो थर्ड है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, जब वो चलना सीखता है, एफर्ट्स करता है, तो थोड़ी मोड़ी चलना फिरना सीख जाता है। अब वो घर में नहीं टिकते उसके कदम, अब वो पड़ोस में भी जाने लगता है, तो पड़ोस का हाउस भी थर्ड हो गया। गली में भी घूमने लगेगा, छत पे भी चला जाएगा। अब उसकी शॉर्ट ट्रेवलिंग स्टार्ट हो गई, छोटी छोटी यात्राएं चालू हो गई, इसलिए शॉर्ट ट्रेवलिंग का जो हाउस है वो भी थर्ड है। ये सब करने में उसको एक बड़े कॉन्फिडेंट की जरूरत पड़ती है। बिना हिम्मत के, बिना कॉन्फिडेंट के हिम्मत नहीं आती, और बिना हिम्मत के आदमी अपने संघर्षों से, अपनी मुसीबतों से, अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता। इसलिए ये जो हाउस है ये कॉन्फिडेंट का भी और पराक्रम का हाउस भी, थर्ड हाउस।
और जैसे ही बच्चा साल 2 साल का होता है, और अगर फर्स्ट चाइल्ड है, तो फैमिली और उसके मदर फादर एक बच्चे के लिए और प्लान करते हैं। इसलिए थर्ड हाउस जो होता है वो आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, जो आपके जस्ट छोटे भाई। समझ आ रही? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रहा? तो मतलब कठिन तो यात्रा नहीं लग रही ना, इजी समझ आ रहा है। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे लास्ट तक, टेंशन नहीं लेना है, हेक्टिक नहीं होना है, ठीक है। तो थर्ड हाउस में इतनी चीजें हैं, पराक्रम का है, मेहनत का है, कॉन्फिडेंट का है, शॉर्ट ट्रेवलिंग का है, नेबर्स का है, रिलेटिव्स का भी हाउस यही है। नेबर्स का भी यही है और क्लोज रिलेटिव्स का भी हाउस यही। कोई दिक्कत नहीं आता है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब जब बच्चा थोड़ा बहुत एफर्ट्स करना चालू करता है, तो उसकी अब मांग बढ़ती है। अब वो थोड़ा सुखान कांची होना चाहता है, और अगर 2-3 साल का हो गया तो घर वाले कहते हैं अब चलना भी सीख गया, थोड़ा बहुत बोल भी लेता है, अब इसकी कहीं एडमिशन करा दो। तो जो प्री स्कूल होता है, प्रेप स्कूल होता है, LKG UKG PG, ये फोर्थ हाउस से काउंट होता है। तो आपका जो संस्कार है, जो फैमिली से आप मैनर्स सीखते हो, वो सेकंड हाउस है। और जो आपका प्री स्कूलिंग है, वो आपका फोर्थ हाउस। इतना ही नहीं, अब बच्चा सुखान कांची भी हो गया। सुखान कांची का मतलब, अब उसको अपने साथ, देखो बच्चा पैदा हो माँ ना हो तो उसको दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए और सेकंड्स के लिए माँ इधर उधर हो जाए, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। और आप अगर देखोगे, चौथे भाव से माँ को भी जोड़ दिया गया यहाँ। शास्त्र ने क्या किया, माँ से जोड़ दिया, क्योंकि बच्चे का पहला सुख ही उसकी माँ है। जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले माँ से चिपटना चाहता है, माँ से लिपटना चाहता है, और वो किसी को नहीं जानता। तो जो उसका फर्स्ट सुख है, फर्स्ट फील ऑफ एक्सपीरियंस जो उसका है, वो उसकी माँ के साथ है। इसलिए चौथे भाव में माँ को भी रखा गया। तो सुख का संबंध माँ से भी है। उसको आप खिलौने दे दो, नहीं मानेगा। माँ सामने है, तो जब इनिशियल स्टेज में छोटा बच्चा होता है, तो उसको माँ से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं, उसी में उसको सुख मिलता है। तो इसलिए पहला सुख जो किसी बच्चे के पैदा होते ही है, वो है उसकी माँ। इसलिए चौथे भाव को सबसे पहले माँ के लिए रख दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा पूरे घर में उधम चौकड़ी मचाता है। अब उसकी एक्सपेक्टेशन भी होने लगी, ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, ऐसा चाहिए, अब कार चाहिए। अब पूरे घर में तमाशा करना उसने। इसलिए हाउस का, लग्जरी का, कंफर्ट का और व्हीकल का जो हाउस है, वो है फोर्थ। व्हीकल का हाउस भी हो गया आपका फोर्थ। फोर्थ हाउस एक चीज का और है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। जो आपके माता पिता, आपके बच्चे हैं, वो आपका सेकेंड हाउस है। और जो आपका पूरा एक कुटुंब है, ज्वाइंट फैमिली, उसको हम फोर्थ हाउस बोलते हैं। इसलिए चौथा भाव, फोर्थ हाउस जो होता है, वो आपके ज्वाइंट फैमिली का भी होता है। व्हीकल यहीं से देखेंगे, हाउस यहीं से देखेंगे, प्री एजुकेशन स्कूलिंग यहीं से देखेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज होती है, पीस। आदमी कहता है ना, आज की डेट में इतना बड़ा घर बनवा लिया, सब कुछ लाइफ में कर लिया, पर मेरे पास शांति नहीं, है ना। तो शांति भी देने का हाउस जो है, वो है फोर्थ। तो सुख का और शांति का, माँ का, व्हीकल का, कंफर्ट्स का, लग्जरी का, जितनी भी भौतिकता है, वो सब चौथे भाव से देखी जाए। इतना ही नहीं, अब बच्चा जब प्री क्रॉस करेगा, तो वो फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा। एज पर पराशरी ज्योतिष, 12th तक की जो स्कूलिंग है, 12th तक की जो एजुकेशन है, वो फिफ्थ हाउस से काउंट होती है। अब जब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 12th तक, इसी में सबसे ज्यादा मौज मस्ती भी होती है। इसलिए फन का आप भी देखो, आपकी जो स्कूलिंग रही होगी 12th तक की एजुकेशन, उससे बेस्ट आपके लिए फनीएस्ट मोमेंट कोई नहीं रहा होगा। वो आपका एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। वो जो समय होता है ना 12th तक की पढ़ाई का, फिर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई फियर नहीं होता। आप मौज मस्ती में ही रहते हो, घर में कुछ भी बन बिगड़ जाए, समाज में कुछ भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं होता। इसलिए फन का जो हाउस है, एंटरटेनमेंट का जो हाउस है, वो है फिफ्थ। बस समझ आ रही? तो 12th तक की एजुकेशन फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी।
ये 5th हाउस है, दिख रहा है आपको। खुशी का हाउस भी यही है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब उसका बच्चा पैदा होता है, और वो भी फर्स्ट चाइल्ड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसलिए पंचम भाव से खुशी को जोड़ा गया, फन को जोड़ा गया, एंटरटेनमेंट को जोड़ा गया, और साथ में चाइल्ड को भी जोड़ दिया। इतना ही नहीं है, जब बच्चा 1 से 12 तक की एजुकेशन में होता है, उसी समय प्यार भी होता है। इसलिए लव का जो हाउस है वो भी 5th। जो लंबे रिलेशंस चलते हैं मोहब्बत वाले, वो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वो 5th हाउस है। इसलिए पंचम भाव जो है वो लव अफेयर्स का भी है। आपकी जो इंटेलिजेंस है, जिसको हम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, वो 5th हाउस से काउंट होती है। इंटेलिजेंस 5th हाउस देखता है। एक बात और मैं बोलूंगा यहाँ पे, इसको, इस हाउस को अनसर्टेन गेन का भी हाउस बोला जाता है। ये एक नई चीज और ऐड कर देते हैं। अचानक धन प्राप्ति का जो भाव है वो है पंचम। और अचानक धन किससे प्राप्त होता है? लॉटरी से, सट्टा से, शेयर मार्केट से। इसलिए पंचम भाव से इन चीजों को भी जोड़ दिया गया। फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस, जो थर्ड हाउस की जब हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस आपकी हॉबीज भी होती हैं। जो आप हॉबी आपकी होती है वो भी थर्ड हाउस से होती है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो भी थर्ड हाउस से होती है। ठीक है, इतना और लिख लेना। अब जब बच्चा यहाँ पे आया, 5th पे आया, 12th जैसे बच्चे क्रॉस करते हैं, तो कुछ बच्चे तत्काल नौकरी की, जॉब्स की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, नहीं करने लग जाते? किसी को एसएससी क्रैक करनी है, किसी को आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, किसी को नीट की प्रिपरेशन करनी है, किसी को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है। तो वेराइटीज हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो इसीलिए 6 हाउस को, जैसे 5th से जस्ट बगल में है, जैसे 5th खत्म हुआ वैसे 6 चालू होगी। इसलिए 6 हाउस हाउस ऑफ कंपटीशन का भी होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो उपलब्धि आपको प्राप्त होगी वो 6 हाउस होगा। और कुछ बच्चे 12th के बाद ही पढ़ने नौकरी करने लग जाते हैं, अगर घर की फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं, तो 6 हाउस जॉब्स का भी है, नौकरी पा लेने का भी है, नौकरी का भी है। अब जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता, तो 12th के बाद गुंडे भी बनते हैं, तो शत्रुता कराने का भाव भी 6 है। तो अगर अच्छी एजुकेशन हो गई, अच्छी स्कूलिंग 12th तक हो गई, अच्छा इंटेलिजेंस आपकी हो गई, तो 6 हाउस आपको पॉजिटिव चीजें देने लग जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में निकाल देगा। लेकिन अगर 5th हाउस में, मतलब 12th तक ज्यादा इंजॉयमेंट हो गया, ज्यादा मतलब फ्रेंडशिप हो गई, है ना, मतलब नेगेटिव अगर कहीं से भी इन्वॉल्व हो गए, तो 6 हाउस फिर आपकी एनिमीज भी बिल्ड करेगा और लड़ाई झगड़े में भी फंसाएगा। भाई, आपने अगर कोई बॉयफ्रेंड बनाया, गर्लफ्रेंड बनाया, तो उससे लड़ाई भी होती है। कोई उसको छेड़ रहा है, कोई उसके प्रति डोरे डाल रहा है, तो आदमी उससे लड़ने झगड़ने भी जाता है। मतलब मैं देखो आपके इजी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी मतलब मेरी वॉइस से आपको लग रहा हूँ हम कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जो इजी डाइजेस्ट हो जाए उस बात पे हम बात कर रहे हैं, मतलब ट्रिपिकलिटी पे लेके नहीं जा रहे। तो 6 हाउस आपके एनिमीज का भी हो गया, 6 हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हो गया। और कुछ बच्चे अगर 12th पास नहीं कर पाते, कोमा में भी चले जाते हैं, है ना, टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा, और टेंशन होगी तो रोग भी हो जाएगा। इसलिए 6 हाउस रोग, ऋण, शत्रु का भी है। रोग, ऋण, शत्रु, और हाउस ऑफ कंपटीशन का जो हाउस है वो भी 6। एनिमीज यही देखे जाएंगे, ठीक है, डिसीज यही देखी जाएगी, हाउस ऑफ कंपटीशन यही देखा जाएगा कि तुम विनर होगे कि नहीं होगे। और बड़ी बात बताएं, जब आदमी कोई चुनाव लड़ता है, किसी भी तरह का, किसी भी तरह की जो कंपटीशन होगा किसी भी चीज में, वहां पे 6 हाउस ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब जिसकी नौकरी अच्छी लग गई या दुश्मनी ज्यादा हो गई, तो घर वालों को अब टेंशन हो जाती है, नौकरी लग गई तब भी शादी करानी है। और अगर लड़का बिगड़ रहा है तो घर वाले क्या कहते हैं, भाई शादी करा दो इसकी। बोलते हैं नहीं बोलते?
तो शादी का भाव होता है 7वां। और अगर किसी ने नौकरी नहीं करनी है तो फिर वो बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, तो 7th हाउस बिजनेस का भी होता है। कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकता तो पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, इसलिए 7th हाउस पार्टनरशिप का भी होता है। और एक नई चीज लिख लीजिए, क्योंकि 7वां भाव चौथे भाव का चौथा भाव है, इसलिए जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, रोजमर्रा की जो आपकी जिंदगी है, वो भी 7th हाउस ही कंडक्ट करता है। 6th हाउस आपकी डेली रूटीन है और 7th हाउस आपकी डेली लाइफ जो चलने वाली। बात समझ गए? अच्छा, अब जैसे ही शादी व्यक्ति की होती है तो पूरी लाइफ चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। लड़की है तो उसका गोत्र, उसका नाम, उसका सरनेम चेंज हो जाएगा। लड़का है तो उसकी लाइफ में भी चेंज हो जाएगा। अभी तक कुछ भी कर रहा था भाई, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी आ गई। तो वो 8th हाउस किसका है? सडन चेंजेस का भी है। दूसरी बात, शादी करते ही कोई लोग टेंशन में भी चले जाते हैं। दुख भी, आदमी कहता नहीं सबसे बड़ा दुख ये है सर, आप शादी कर लीजिए बस। तो इसलिए 8th हाउस दुख का भी होता है, सडन चेंजेस का भी यही है। देखो, आपकी फैमिली हो गई आपका दूसरा भाव, आपके स्पाउस की फैमिली हो गई उसका दूसरा भाव, इसलिए ये भाव ससुराल का भी होता है मेल के केस में। फीमेल के केस में ये भाव मायके का होता है, दूसरा भाव आपका ससुराल माना जाएगा कोई फीमेल है तो, क्योंकि बचपन से ही आपको पराया धन मान लिया जाता है। आपको पता है, आपको सूतक नहीं लगेगा। घर में किसी की डेथ हो जाए, घर में किसी का बॉर्न हो जाए, आप पूजा पाठ कर सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो। क्यों भाई? घर में पिताजी को सूतक लग रहा है, पिताजी के पुत्र को सूतक लग रहा है, उनकी बहू को सूतक लग रहा है, उनकी देवरानी को, आपकी माँ की देवरानी को सूतक लग रहा है, आपको सूतक क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जन्म से ही आपको पराया मान लिया गया है। होता है ऐसा? लड़की तो पराया धन है, हमारा धन है ही नहीं। दूसरी बात, शादी एक बार हो जाए, आप अपने घर पे आओ तो आपको मतलब वैसे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपका अधिकार नहीं रहता है। जब तक आप हो वहां पे तभी तक आपका अधिकार है। इसलिए फीमेल्स के केस में उनका दूसरा भाव उनका घर माना जाता है, मतलब आफ्टर मैरिज। और मेल के केस में अष्टम भाव उनका ससुराल माना जाता है। तो आपके लिए मायका और मेल के लिए ससुराल वो अष्टम भाव ही है। क्लियर? 8th हाउस टेंशन का भी है। अच्छा, जब बिजनेस किया तो उसकी दो प्रोबेबिलिटी होंगी। बिजनेस किया तो दो प्रोबेबिलिटी होगी, एक तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होगी, एक नेगेटिव भी होगी। तो 8th हाउस को लॉस का हाउस भी बोलते हैं। आपके जो सीक्रेट्स हैं, जो आपके हिडन चीजें हैं, आपके एंसेस्ट्रल हैं, वो सब 8th हाउस में आते हैं। इसलिए आज की डेट में बोला जाता है भाई पितृदोष की शांति करा लो या पितरों का स्मरण किया करो। तो जाने अनजाने में एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित या रिचुअल्स को, परंपराओं को मानने वाले, धर्म को जानने वाले आपके 8th हाउस की रेमेडी आपके हाथ से कराते रहे कि अगर आपने पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध किया तो आपने अपने 8th हाउस को इनहेंस कर लिया। इनहेंस का मतलब क्या होगा? दुखों की कमी हो जाएगी, लॉसेस होने वाले हैं उनसे आप निकल जाओगे। और इतना ही नहीं है, 5th हाउस को मैंने क्या बोला? अनसर्टेन गेन का, है ना। 8th हाउस जो होता है, 8th हाउस जो होता है वो अनअर्न्ड इनकम का होता है। बिना कमाया जो धन होगा वो भी अष्टम भाव होगा। तो दहेज, डाउरी यहीं से देखा जाएगा। किसी को अंडर टेबल इनकम हो रही है, जिसको ऊपरी पैसा बोलते हैं, और उसको क्या नाम दिया गया है? रिश्वत, वो भी 8th से आएगी। जो आपके बिना कमाई के आपको प्राप्त हो गई ये चीज, वो 8th हाउस है। इसलिए एंसेस्ट्रल इनकम, आपको कहीं से डाउरी मिल जाए, दहेज, या जिस लड़की के साथ आपकी शादी हुई उस फैमिली में भी कोई नहीं है तो वहां की भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, वहां का भी आपको वेल्थ मिल जाए। ये सब जितनी प्रकार की इनकम है वो भी अष्टम भाव ही कंडक्ट करता है। जब व्यक्ति की लाइफ में चेंज आता है, जब व्यक्ति की लाइफ में दुख आता है, जब व्यक्ति की लाइफ में लॉस आता है, जब प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर कहां बढ़ता है?
तो वो फिर कहाँ बढ़ता है? धर्म की तरफ, पूजा पाठ करने की तरफ, कंसल्टेंट की तरफ, गुरुओं की तरफ। तब उसको पिता याद आते हैं, बड़े याद आते हैं कि भाई हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में, आप मेरी हेल्प करें, मेरे को निकालें। इसलिए नवम भाव आपके रिलीजियस का है, नवम भाव आपके फादर का है, नवम भाव आपके भाग्य का है, नवम भाव आपके धर्म का है, नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन का है, और नवम भाव आपकी बड़ी यात्रा का भी, और आपके लक का भी है। मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। आज की डेट में सब लोग कहते हैं मैं भाग्यशाली नहीं हूं, है ना। अगर किसी का भाग्य उसका साथ दे रहा है तो उसके पास ये गुण होंगे। क्या क्या गुण हो सकते हैं? उसके पास हायर एजुकेशन होगी, नहीं है रिलीजियस बहुत होगा, नहीं है फादर की रिस्पेक्ट तो कम से कम करता होगा, नहीं है कोई गुरु होगा, अपने धर्म को मानता होगा, प्रॉपर रिलीजियस होगा। आप आज की डेट में भाग्यशाली होने के लिए नग पहनते हो, आपका भाग्य बढ़ जाए। जो भाग्य का मतलब क्या भाई? थर्ड हाउस एफर्ट्स का है, उसके सामने ये नवम भाव पड़ा है। तो आप कोई एफर्ट्स अगर पा रहा है तो थर्ड हाउस के प्रोफेशन में। अब लोग कहते हैं भाई हम तो कर्म पे विश्वास करते हैं, मेहनत पे विश्वास करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है भाई, आपका थर्ड हाउस एक्टिव होगा। हमारे जैसे लोग तो कहते हैं भाई हम तो भाग्य पे विश्वास करते हैं। तो भाग्य पे विश्वास करने का मतलब कुछ करना नहीं है, ये नहीं है कि कुछ मत करो पड़े रहो। भाग्य पर विश्वास करने का मतलब क्या है कि अपने को हायर एजुकेशन में झोंकिए, अपने को रिलीजियस करने की कोशिश करिए, अपने को कंटिन्यू और लर्निंग की तरफ फोकस करिए। पिता की रिस्पेक्ट जरूर करिए, वो कैसे भी हो, है तो आपके पिता ही, जन्म दिया उन्होंने आपको, उनकी कदर करिए। जिसने पिता की इज्जत नहीं करी, धर्म की इज्जत नहीं करी, हायर एजुकेशन अपने विद्या की इज्जत नहीं करी, अपने धर्म की इज्जत नहीं करी, रिलीजियस इज्जत नहीं करी, गुरु की इज्जत नहीं करी, वो कितने भी जेम स्टोन पहन ले, वो भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। भाग्यशाली प्राणी वही है जिसके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद, और आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप उसका सम्मान करेंगे दिल से। क्योंकि ये फिफ्थ का फिफ्थ भी है, पंचम से पंचम भाव होता है नवम भाव, तो शिद्दत से करना पड़ता है, दिल से करना पड़ता है, कनेक्टेड होके करना पड़ता है। आपका भाग्य अपने आप इनहेंस हो जाता है। तो भाग्य इनहेंस करने की सबसे बड़ी रेमेडी आपको बताएं, वो शास्त्र ने बताई है, बहुत बेसिक लेवल पे बताई है। गुरु बना लो, हायर एजुकेशन की तरफ भागो, अपने रिलीजियस को पकड़ कर रखो। कट्टरवादिता की मैं बात नहीं कर रहा, अपनी परंपराओं को मानो, रिचुअल्स को मानो, धर्म को मानो, सत्य हिंसा जो भी चीजें हैं उनको मानो, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ो। अभी सीखने की कमी ना रह जाए, मरते दम तक किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर ऐसी मानसिकता आपकी है तो भी आप भाग्यशाली हो। आपके पिता की आप अगर इज्जत करते हो, वो कुछ करें ना करें, आप उनको प्रॉपर इज्जत दे रहे हो, प्रॉपर मान सम्मान दे रहे हो, आप भाग्यशाली ही हो। तो नग में क्या पैसा खर्चा करने की बजाय पिताजी पे पैसा खर्च कर दो, उनको थोड़ा तीर्थ यात्रा करा लो, उनकी खुशी के लिए कोई काम कर दो। नग पे पैसा करने खर्चा करने की बजाय अपना धर्म के से संबंधित कोई चीज घर में कराते रहो। देवी जी को मानते हो तो सप्तशती का पाठ कराते रहो, जगराते कराते रहो, नाइन्थ हाउस एक्टिव हो गया। अच्छा, जो भाग्यशाली व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, वो सब अपने धर्म को मानते। आप अंबानी को देख लो, मंदिर मंदिर घूमते मिल जाएंगे आपको, डोनेशंस करते मिल जाएंगे। हर कोई भी ऐसा रिलीजियस, मतलब कोई भी ऐसा धर्म पुरुष महापुरुष नहीं होगा जो उनके घर पे आए ना, जिसकी वो इज्जत ना करते हो। कोकिला बेन के भी गुरु हैं और इनके भी, सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं। जितने भी लोग नाइन्थ हाउस से प्रॉपर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं उनके गुरु होते हैं उनके लाइफ। तो नवम भाव गुरु बनाने का भी है, नवम भाव धर्म को मानने का भी है। आप भागते हो चीजों की तरफ कि भाई कोई नग बता दे, कोई रेमेडी बता दे, इन्हीं पे रेमेडी टिकी है, उपाय और कुछ नहीं है, यही उपाय है। इनसे कनेक्ट हो जाओ, इनके प्रति लॉयल हो जाओ, इनके प्रति ईमानदार हो गया आपका हाउस इनहेंस। अब आज की डेट में दो चीजें बहुत चल रही हैं, हाउस यूटिलाइजेशन एंड हाउस एक्टिवेशन। तो मैंने आपको एक्टिवेशन बता दिया, अभी हाउस एक्टिव कैसे होगा। हाउस एक्टिव कैसे होगा? एक्टिव ऐसे होगा जब आप जिस हाउस से जो चीज आ रही है उनसे आप उसी तरह से कनेक्टेड फील होगा। समझ आ गई? अब इतना ही नहीं, आप देखो थोड़ा समझा दें यहाँ पे और थोड़ा सा। जो चौथा भाव क्या है, केयरिंग का भी है। और आप में से बहुत फीमेल्स हैं और उनके सबके बच्चे हैं अपने,
अब मदर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है भाई, बच्चा उनकी केयर करे, बस इतनी है, इससे ज्यादा है कुछ? वो आपकी केयर करे, बस इतना ही माँ को चाहिए। पिता को क्या चाहिए, बेटा मेरी रिस्पेक्ट करे। तो चौथा भाव केयरिंग का है। माँ को क्या चाहिए, केयरिंग चाहिए। फैमिली को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। परिवार वाले तब आपके अपने हैं जब आप उनको धन देते रहो। पड़ोसी तब आपके अपने हैं जब आप उनके दुख सुख में उनका हालचाल लेते रहो। तो किसी को थर्ड हाउस की एक्टिविटी से निकलना हो, मतलब थर्ड हाउस की नेगेटिविटी से अगर किसी को निकलना हो, तो थर्ड हाउस सपोर्ट का भी होता है। अगर आप विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी को सपोर्ट करते हो तो आप थर्ड हाउस को सही कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो। आपके लाइफ से प्रॉब्लम, मुसीबत, मेहनत, एफर्ट्स सब भाग जाएंगे। इसलिए आपको सपोर्टिव टेंडेंसी में भी जाना चाहिए अगर आप थर्ड हाउस को अपग्रेड करना चाहते हो, अपलिफ्ट करना चाहते हो, इनहेंस करना चाहते हो और उनकी प्रॉब्लम से चुटकियों में निकलना चाहते हो। जो सपोर्टिव मेंटेलिटी का है उसको थर्ड हाउस कोई नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता। कोई भी प्लैनेट बैठा हो, उच्च का बैठा हो, नीच का बैठा हो, कुछ भी बैठा हो। जिसको अपनी लाइफ में सुख चाहिए, सुख को मां से जोड़ दिया गया, चौथा भाव, सुख को डायरेक्ट मां से जोड़ा गया। जो अपनी मां की इज्जत नहीं करते, जो अपनी माँ के प्रति केयरिंग रवैया नहीं रखते, माँ की हालचाल नहीं लेते, उनके सुख दुख के भागीदार नहीं बनते, उनकी चिंता फिक्र नहीं करते, पूरी जिंदगी अगर उनको सुख प्राप्त भी हो जाएगा कुछ करने से तो कम शांति तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी। तो सुख और शांति जिसको दोनों चाहिए, शास्त्र ऐसा बोलते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपको पूर्व में बता दिया कि जो संतों की भाषा है ये ज्योतिष। जिसको सुख शांति चाहिए उसको अपनी माँ का फेवर लेना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनकी चिंता करनी पड़ेगी। उनको सुख कैसे मिलता है इसकी परवाह करनी पड़ेगी। आपको अपने सुख की, अपने कंफर्ट्स की, अपने लग्जरी की चिंता बचेगी नहीं, परमात्मा इतना आपकी झोली में डाल देगा। समझ में आ रही कुछ? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन हैं बहुत मतलब, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन हैं बहुत मतलब क्या। हमारे यहाँ एक परंपरा है, किसी की भी डेथ होती है तो हम मॉर्चरीज तक जाते हैं। आपको पता है, आप जाने आजकल क्या लोग हो गया, भैया दरवाजे तक चले जा रहे हैं, हम मॉर्चरी तक नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। आपको पता है जब आप अनजाने अनजाने में कैसे भी शमशान घाट पहुंच जाते हो ना, तो आप अपने अष्टम भाव की रेमेडी कर लेते हो, तत्काल हो जाए। जो कंधा भी दिया जाता है ना किसी को, वो भी थर्ड हाउस ही है। पूरी दुनिया पागल है थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस की रेमेडीज करने के लिए। और ये इन जनरल रेमेडी है जो हमारे कल्चर में इनबिल्ट है, लेकिन हम इनकी तरफ फोकस ना करके कुछ अंगूठियों पर बिलीव जल्दी कर लेते हैं, कुछ पोंगा पंडितों पर बिलीव जल्दी कर लेते हैं। अगर आपके पास एथिकैलिटी है, मोरालिटी है, अगर आपके पास एक सेंसिटिव ब्रेन है, ठीक है, तो आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। जब कहीं भी आपकी लाइफ में अगर कोई पंगा क्रिएट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसका मतलब यही है कि आप जिंदगी को सही तरीके से नहीं जी रहे। समझ आ रही बात? मैं टॉपिक से हट जरूर गया हूं लेकिन आप सबके मतलब की चीज है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ये मेरे दिमाग में बात आए भी नहीं। अब क्या है, अभी सिक्स हाउस क्या है, लोन्स का भी है, कर्जे का भी है, दुश्मन बना लेने का भी है। अब आज की डेट में क्या होता है कि किसी के ऊपर 5-6 लाख का लोन हो गया तो पागल हुआ घूमता है। अरे छह, सिक्स हाउस अगर आपको लोन की तरफ लेके जा रहा है, सिक्स हाउस अगर आपको डिसीज की तरफ लेके जा रहा है, तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी है कि सिक्स हाउस आपका एक्टिव है। तभी तो लोन्स हैं, तभी आपके ऊपर केस चल रहे हैं, तभी कोर्ट केस है, क्योंकि केस का हाउस भी सिक्स है, शत्रु भी सिक्स है। अगर ये चीजें आपके साथ ज्यादा बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये चीज है भगवान ने एक चीज आपकी और झोली में डाल के रखा है कि आप कमा भी बहुत ज्यादा सकते हो। इसलिए सिक्स हाउस आपकी रिकरिंग इनकम को भी रिप्रेजेंटेट करता है। जितने भी बड़े वेल्दी लोग हैं एक टाइम पे बैंक करप्ट हुए हैं, एक टाइम पे बड़े लॉस पे गए हैं, एक टाइम पे उनके ऊपर बड़ा कर्जा हुआ है। आप अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात करते हो तो 7-8 करोड़ का एक टाइम पे उनके पास लोन था, लेकिन आज 7-8 हजार करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई।
जितने भी लोग आज की डेट में सर्विसेज के थ्रू या बिजनेसेस के थ्रू बहुत पैसा बना रहे हैं, अगर आप उनकी एक छोटी सी पहले की अगर आप लाइफ देखोगे, एक टाइम पे बहुत कर्जा रहा होगा। आप सबने ओझा सर का नाम सुना होगा, क्योरा आईएएस करके, बड़ा ट्रेंडिंग आता रहता है उनका रील्स में। एक टाइम ऐसा था कि उनकी मतलब जमीन बेचनी पड़ गई, कर्ज इतना हो गया था, और फिर उस बंदे ने हिम्मत करी बाजीराम ज्वाइन करके, और फिर वो इतना पैसा उन्होंने कमाया कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बहुत कम पैसे में बेची थी, उस प्रॉपर्टी को बहुत हाई अमाउंट दे करके उन्होंने परचेस किया। ओझा सर आईएएस लेवल पर बहुत बड़े टीचर है, ग्लोबली फेमस टीचर। तो अगर किसी के ऊपर लोन का बर्डन ज्यादा है, कोई दुश्मनों से घिरा हुआ है, किसी के पास डिसीज बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करते हो ना, आपकी हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, हम नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी कंडक्ट कर लेते हैं, और रोने की आदत तो बचपन से पड़ गई है। आप एक सबकॉन्शियस ब्रेन में एक चीज डालो, अगर ये चीज मेरे पास ज्यादा है तो छठा भाव अकूत धन कमाने का भी है। उतना पैसा आदमी कमाता है ना, 7 पुश्तें उसकी घर मतलब घर में बैठ के खाती है, ये 6 हाउस है। तो मेरे पास आगे मेरा कोई क्लाइंट रोने लगता है तो मैं मैं उसको झाड़ भी देता हूँ, कभी कभी झाड़ना इन द सेंस मैं उसको डांट भी देता हूँ कि भाई अगर कर्जा है ना तो तू ही दूर करेगा, किसी का बाप चुकाने नहीं आएगा। अब इतना हिम्मत कर ले, साहस कर ले कि अगर कर्जा है तो हमको जोर, और इतना अगर किसी ज्योतिषी ने याद दिला दिया, और हनुमान को यही मतलब जामवंत ने यही किया था, हनुमान जी को एक थोड़ी सी उनकी मतलब उनकी थोड़ी सी एक बड़ी स्किल से उनको कनेक्ट कर दिया, बड़ी एनर्जी से उनको कनेक्ट कर दिया, और हनुमान जी बोल रहे हैं मतलब यहाँ कहते हुए जामवंत को टाइम लगा, और हनुमान जी इतना बड़ा रूप धारण कर लिया समंदर को नांगने के लिए। बात समझ पा रहे हो आप? तो हम क्या करते हैं, असंभावनाओं की तरफ जाते हैं, लेकिन आप संभावना को अगर ढूंढोगे तो हर जगह आपको मिल जाएगी। तो नवम भाव किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ऋषियों की भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, इसको आप ये समझ सकते हो कि सर कथा कर रहे हैं कोई मैं आपको कथा सुनने जाते हो तो वहां भी यही सब होता है ना भाई, जिसने कथाकार को जन्म दिया वो भी यही बताना चाहते हैं, जिसने वेद व्यास जी को जन्म दिया, जितने भी व्यास पूजे जाते हैं वो उन्हीं के नाम से पूजे जाते हैं, इसीलिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो 9th हाउस लक का है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, 9th हाउस आपके फादर का है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स का भी है, लंबी यात्रा। तो नवम भाव एक्टिव कैसे होगा, नवम भाव का नग पहनने से नहीं एक्टिव होगा, हो सकता है उससे भी हो जाए, लेकिन वो तब नग पहनने से एक्टिव होगा जब इतनी चीजें आपके हाथ में होंगी। कौन सी चीजें, हायर एजुकेशन आपके हाथ में हो, आप फादर की रिस्पेक्ट बहुत करते हो, आप किसी को अपना गुरु भी मानते हो, इष्ट को भी कभी कभी गुरु मान लिया जाता है, आप एथिकल हो, पूरी तरह से मॉरल हो, और अब आप कह रहे हो भाई मेरा 9th हाउस मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। अब जब ज्योतिषी आपको जेमस्टोन पहनाएगा ना, तो किसी का बाप भी आपके भाग्य को, आपके लक को इनहेंस करने से रोक नहीं सकता। लेकिन एक तरफ तो आप नग पहन लो नवम भाव का, दूसरी तरफ हायर एजुकेशन की तरफ आपका फोकस ही नहीं है, पिताजी को निकलते बैठते गाली दे रहे हो, उनका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है ना, धर्म को मानना नहीं है, उसको भी सुबह कोई बोल दे बस शिव जी की बात तो शिव जी पर आपका दिमाग अब खराब हो गया कि भाई शिव जी ने किया ही क्या है। तो ये सब एक्टिविटी है, और साथ में नग पहन लिया 9th हाउस पर, और चौपट ही करोगे खुद को, कुछ रिजल्ट्स नहीं आने वाले। तो जेमस्टोन का पूजा पाठ का भी लाभ कौन ले पाता है, जो अपने फाउंडेशन को सही करके चलता है। अब सुख चाहिए, 4th हाउस का जेमस्टोन कोई पंडित आपको पहना है, भाई शांति नहीं है लाइफ में, लेकिन आप मदर के प्रति आपका रवैया ठीक नहीं है, उनको आप वृद्धाश्रम में छोड़ आए हो, पत्नी ज्यादा प्रिय है आपके लिए, है ना, तो फिर अब 4th हाउस से पहना हुआ नग भी आपको शांति नहीं दे सकता, बल्कि अब और शांति भंग करेगा आपकी। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जिसने अपने बेस पर ध्यान नहीं दिया, जिसने अपने कोर पर ध्यान नहीं दिया, जिसने अपने फाउंडेशन पर ध्यान नहीं दिया, वो कुछ भी करने की कोशिश करेगा इस पृथ्वी पर, उसको निराशा ही उसके हाथ में लगेगी और कुछ उसके हाथ में नहीं। तो कभी अगर किसी को लक
बढ़ाने के लिए जेमस्टोन देना, तो उसकी एक्टिविटी को भी फील करना, रियलाइज करना भाई कितना सेंसिटिव है, कितना ज्यादा हायर एजुकेशन की तरफ इसके एफर्ट्स हैं, कितना ज्यादा स्पिरिचुअल टेंडेंसी का है, कितना ज्यादा अपने धर्म के प्रति इसका अटैचमेंट है। नहीं है, मत देना जेमस्टोन, क्योंकि अब वो जेमस्टोन पहन के भी आपको भी गाली देगा, हमारे शास्त्र को भी गाली देगा। हाथ जोड़ लेना भैया, आपने फीस दी, आपके लिए कोई इस पृथ्वी पर उपाय नहीं है, पहले ये कर लो फिर आना हमारे पास। और मैं यूजली ऐसे ही करता हूँ, मेरा कंसल्ट करने का तरीका ही बहुत अलग है, मैं यूजली ऐसे ही करता हूँ। तुम्हें मैं ना बदल सकूं, तुम्हारे ऊपर अगर चीजों का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो चीजें पहना के हम तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे। हाँ, कोई हिम्मत करे कि नहीं सर मैं चेंज होना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, तो फिर हम हेल्प करने के लिए उसको कोई भी जेमस्टोन, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको उस चीज की चिंता ही नहीं है, अपनी कमी से वो अवेयर ही नहीं है, तो उसके लिए पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं। बात समझ आ रही है? तो फैमिली को धन चाहिए, फैमिली को अगर फैमिली से आपको इज्जत बना के रखनी है तो फैमिली को पैसा देना पड़ता है। पड़ोसी से अगर आपको संबंध बना के रखने तो उसके दुख सुख में काम आना पड़ता है, हाथ बढ़ाना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। पीस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो आपको चौथे भाव से संबंधित जो आपकी मां समान औरतें हैं उनको रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है, उनकी केयरिंग करनी ही पड़ती है। और अनसर्टेन गेन कोई चाहता है, वो है 5th हाउस। तो आपको इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट में लोग कूद जाते हैं कि भाई मैं भी पैसा कमाऊंगा, किसी ने 10,000 लगा के 10,000 करोड़ बना लिए, तो भाई वहां पे ऐसे ही नहीं, वहां पे इंटेलिजेंस भी है। शेयर मार्केट की पूरी प्रॉपर पढ़ाई होती है। जो मेरे को बड़ा सटोरिया दिखा, जो मेरे को बड़ा पत्ते खेलने वाला दिखा, वो भी फिर बाद में बताता है भैया ये भी एक स्किल है, ये पत्ता जो हम फेंट रहे हैं ना, ये भी एक स्किल है। मैं बैठ गया था एक बार किसी जुआड़ी के साथ में, मैंने कहा 2,000 है मेरे पास, आज जीतेंगे, और बाद में सब लूट लिया उसने। मैंने कहा भाई ये कैसे कमा लेते हो यार, एक बार भी मेरी किस्मत करे। सर ये किस्मत का खेल ही रही है, ये ट्रिक का खेल है। जिसको ट्रिक आती है वो अर्नड इनकम कर लेता है, बैठे बैठे कमा लेता है पैसा। समझ रहे हो बात? अर्नड इनकम कब होगी? जब आप स्किल्ड होगे। अब देखो एक एक्टर को, एक एक्ट्रेसेस को, एक सिंगर को एक बार में चेक मिलती है और एडवांस पेमेंट लेके फिर जाता है वहां पे शो करने। एक बार मेरे किसी रिलेटिव ने, और मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, मैं ये बंद कर दूंगा इसको, थोड़ा रिकॉर्डिंग 1 मिनट के लिए कर दूंगा। और छठे भाव का 12वां भाव है पंचम। तो जितने भी 5th हाउस के प्रोफेशन में लोग मिलेंगे, उपाय देने वाले ज्योतिषी पहले पैसा ले लेते हैं एडवांस में। हम बताएंगे कैसे पैसा कमाया जाता है। एडवांस में पैसा लेके काम करना चाहिए 5th हाउस वाले को, नहीं तो आदमी टप्पेबाजी करके जाता है उसके। एक मैंने बोल दिया था कि बड़ा बिजनेस करने का सोच रहा था, बड़ा आगे मेरे को स्कीम बता गया, सर ऐसे 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 करेंगे। अब आते भाई कुछ अपना भी बता नहीं आते। मैंने कहा भैया एडवांस पे काम करना, आप और चक्करों में ना पड़ना। माना नहीं, 10 करोड़ का लॉस हो गया, मार्केट में पैसा फंस गया। फिर मेरे पास आ रहा, कह रहा रेमेडी बताओ। मैंने कहा उसी समय उपाय बताया था मैंने, उपाय तो डेट टाइम ही बता दिया था। अरे क्या सर आपने उपाय? मैंने कहा कैश में काम करना है, उसी समय उपाय बोला था आपको। तो बोले सर ये बिजनेस तो कैश में होता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं होता? आजकल तो क्रेडिट कार्ड पे धंधा हो रहा है। क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट आप करते हो, क्या तुरंत उसकी पेमेंट करते हो? नहीं करते हो ना। फिर 30 डे बाद बिल आएगा, उसको आप 50 डेज के अंदर चुकाना होता है आपने। तो जो माइंडेड बिजनेसमैन है, जिनका 5th हाउस एक्टिव होता है, वो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन खोल देते हैं। अभी आप व्हीकल लेने जाते हो तो आप तो 3 लाख ही देते हो 15 लाख की भी गाड़ी लेने के लिए, और कंपनी फाइनेंस करती है। तो व्हीकल वाला जो ऑनर है, व्हीकल की जो कंपनी है, उसको फर्स्ट डे ही सारा पैसा मिल गया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि भाई तुम पैसा निकाल पाओ निकालो, नहीं तो गाड़ी कुड़की करो, इसका घर घेरो, मेरे को मतलब नहीं, मेरी गाड़ी बिकी, मेरा पैसा आ गया। रेमेडीज कहाँ नहीं है? रेमेडी ये नहीं है कि आपको मैं झाड़ू फोका, कोई धागा बताऊं, कोई नग बताऊं। ऐसी चीजें काम करती हैं, डेफिनेटली काम करती हैं, लेकिन आपने क्लाइंट को नहीं देखा, उसके बिहेवियर को नहीं देखा, उसकी टेंडेंसी को नहीं देखा, उसकी साइकोलॉजी को नहीं देखा, उसको परखा नहीं, उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं, तो उपाय किसी काम के नहीं है। आप भी गाली खाओगे, हम भी गाली खाएंगे, और हमारा शास्त्र भी गाली खाएगा।
तो मेरी मेरी बड़ी जिज्ञासा जानते हो क्या? पढ़ाना नहीं है, सही से पढ़ाना भी नहीं है, वो तो कोई भी पढ़ा सकता। मेरी बड़ी जिज्ञासा ये है कि हम कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से हमारे जो ऋषि हैं उन पर कोई प्रश्न खड़ा करे। बस इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे भी, खुद से भी। हम कुछ ऐसा अनएथिकल ना करें, कुछ ऐसा हमसे थोड़ी सी फॉल्ट होगी और उसके पीछे हमारे पुरखे गाली खाएंगे। उसमें सारे एस्ट्रोलॉजर गाली खाते हैं जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है इस एस्ट्रोलॉजी को हम तक लाने की, है ना। तो 9th हाउस से आगे की क्लास स्टार्ट होती है 10th की, दशम भाव। जब व्यक्ति हायर एजुकेशन गेन कर लेता है, उसका भाग्य साथ देता है, उसके पास धर्म साथ में होता है, तो फिर उसको एक मिलती है पोजीशन। फादर का सपोर्ट हाथ में हो तो उसको मिलती है एक पोजीशन। इसलिए 10th हाउस स्टेटस का भी है। 10th हाउस पदस्थ नौकरियों का है। जो बड़ी पदस्थ नौकरियां होती हैं उनका हाउस 10th, स्टेटस का भी है, फेम का भी है, बड़ी पोजीशन का भी है। और एक बात बताऊं, आजकल लोग कह रहे हैं भाई तुम इंस्टाग्राम में बड़े पॉपुलर हो। आजकल फॉलोवर की बात होती है, तो फॉलोवर जो बढ़ते हैं किसी के, वो 7th हाउस फॉलोवर को रिप्रेजेंटेट करता है। 10th हाउस आपके स्टेटस को रिप्रेजेंटेट करता है। तो फॉलोवर तो फेक भी हो सकते हैं, लेकिन स्टेटस अगर किसी का बिल्ट है तो अर्न करा जाता है तभी बनता है। पॉलिटिक्स का भी जो हाउस है वो 10th है। अब जब किसी के पास पद आ गया, किसी के पास स्टेटस आ गया, तो वो फिर क्या करता है? और कमाना है, अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। इसलिए 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट का भी हाउस है। सोशल गैदरिंग बढ़ाना चालू करता है, होता है। इसलिए सोशल सर्कल का, फ्रेंड सर्कल का भी जो हाउस होता है वो 11th होता है। जो आपका टर्नओवर होता है उसका हाउस भी 11th होता है। आज की डेट में एक बड़ा प्रोफेशन एक्टिव है और खींच खींच के जबरदस्ती करके लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एक नया बिजनेस आया है ना। तो वो नेटवर्किंग जो है वो भी 11th हाउस। जब आपके पास मित्र आ गए, जब आपके पास बड़ा टर्नओवर आ गया, जब आपके पास सोशल सर्कल आ गया, तो फिर वहीं से आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। इसलिए एक्सपेंसेस का जो हाउस है वो है 11th 12th। और अगर एक्सपेंस को आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेंस सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ होते हैं? आप विदेश यात्रा कर लो, जितना 2 साल में खर्चा नहीं किया होगा 1 महीने में खर्चा कर दोगे। एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, पूरी जिंदगी का खर्चा 1 दिन में हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार जेल यात्रा कराओ, आपकी बेल करवाने में घर तक बिक जाएगा। इसलिए जो एक्सपेंसेस का हाउस अगर 12th है तो ये फॉरेन को भी रिप्रेजेंटेट करता है, ये हॉस्पिटैलिटी को भी रिप्रेजेंटेट करता है, ये जेल यात्रा को भी रिप्रेजेंटेट करता है, ये आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंटेट करता है। अच्छा, खर्चा तो है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है। इसलिए 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंटेट करता है। आप इन्वेस्ट आपको कहाँ करना चाहिए वो 12th हाउस ही बताएगा। तो जितनी भी हाईली एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं जहां पर पहुंचने के बाद जाने या अनजाने में आपको बड़ा खर्चा करना पड़ता है, वो सब 12th हाउस। इसलिए हॉस्पिटैलिटी यहीं आती है, जेल यहीं आता है, फॉरेन ट्रेवल यहीं आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं आता है। कोई गाड़ी आपको यहाँ पे 20-30 लाख की मिल रही है, लेकिन आपको कोई कार इंपोर्ट करानी हो तो वो हो सकता है वहां पे 20-30 लाख की बिक रही हो जिस कंट्री से आप ले रहे हो, और वो इंपोर्ट होते होते 1 CR की भी हो जाती है। अभी टेस्ला यूएस में बहुत सस्ती है, आप वहां वहां से यहाँ टेस्ला मंगाओगे, इतनी जीएसटी है, इतना ज्यादा वो है, इंपोर्ट कराने के चक्कर में आपको उसका डबल या ट्रिपल कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भी 12th है, इन्वेस्टमेंट भी 12th है, जेल यात्रा भी, प्रिजन जो है वो भी 12th है, प्रिजन भी 12th है।
आपके किसी भी प्रकार के जो एक्सपेंसेस हैं वो सब 12th हाउस है, किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस। इतना ही नहीं है, जहां पे आप खर्चा कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो आपको मुक्त कर दे, तो ये मुक्ति देने का भी हाउस है 12th। तो मोक्ष और मृत्यु दोनों की दोनों चीजें भी 12th से ही देखी जाती। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का और शास्त्र का भी ऐसा मानना है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का नहीं, शास्त्र का ऐसा मानना है कि पूर्व जन्म आपका 5th हाउस होता है और नेक्स्ट जन्म आपका 12th हाउस होता है। पूर्व जन्म आपका 5th हाउस होता है और नेक्स्ट जन्म आपका 12th हाउस होता है। इसलिए यूजली ऐसा बोला जाता है कि 12th हाउस में अगर केतु प्लेस्ड है तो ये व्यक्ति की आखिरी जन्म है, इसके बाद ये तर जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अब क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा भी हाउस, पढ़ लिया, मैं भी सबको समझ भी आ गया होगा, इजी डाइजेस्ट था, कोई ट्रिपिकलिटी आई, कठिनता थी कोई? ठीक है, कोई मेरे को नहीं लगता कोई कठिनता होगी भाई। क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया था, हम लास्ट के 30 मिनट में लेंगे। सिद्धार्थ जी हाथ नीचे कर लो, ठीक है। अब इन हाउसेस से ये चीजों को देखा जाता है, लेकिन ये हाउस और भी चीजों को रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसको भावत भावम फलम बोला जाता है। अब जैसे मैं फर्स्ट हाउस की बात करूं तो फर्स्ट से 7th आपका स्पाउस है। फर्स्ट से 7th जो है वो आपका स्पाउस है। इसको भावत भावम फलम कहते हैं। मतलब क्या हुआ, और कुछ चीजें लिख लो, ठीक है। आपका जो जस्ट छोटा भाई होता है वो होता है तीसरा भाव। अब उससे छोटा भाई कौन होगा, इससे तीसरा, इसलिए 5th हाउस। तीसरे नंबर का भाई होगा तो इससे छोटा होगा, 5th से छोटा होगा ना, तो इससे तीसरा भाव। इसलिए जब हम छोटे की बात करते हैं तो उससे तीसरे भाव पे पहुंच जाते। यही कारण है, पहला जो बच्चा होगा वो 5th हाउस, दूसरा बच्चा जो होगा उस बच्चे से छोटा बच्चा 7th हाउस, उससे और छोटा बच्चा मतलब तीसरा आपका बच्चा, तीसरी जो थर्ड चाइल्ड होगा वो होगा 9th हाउस। पहली वाइफ 7th हाउस, भगवान ना करे पहला पति 7th हाउस, और दूसरे की अगर जरूरत पड़ रही है तो 9th, तीसरे की जरूरत पड़ रही है फिर 11th। तो किसी छोटे की बात होगी या उससे नेक्स्ट की बात होगी तो उससे तीसरे तीसरे भाव को आप काउंट कर लोगे तो वो निकल आएगा। इतना ही नहीं, आपका आपकी पत्नी आपका 7th हाउस, अगर दूसरे भाई की पत्नी की बात करी जाएगी तो उसका 7th हाउस, तो 11th हाउस आपकी दूसरे नंबर की भाई की पत्नी का होता है। आपकी मदर 4th हाउस, आपके स्पाउस की मदर तो सास 10th हाउस। समझ आ रहा है? आपके पिता 9th हाउस, आपके स्पाउस के पिता आपके ससुर 5th हाउस। कोई डाउट यहां तक? आपका करियर आपके लिए 10th हाउस, आपके स्पाउस का करियर उसका 10th हाउस मतलब 4th हाउस। इसको भावत भावम फलम बोला जाता है। कंफ्यूजिंग है बट है कुछ नहीं, अभी मैंने आपको इजीली समझा दिया। 6th हाउस को ममाने का हाउस बोलते हैं। ममाना जानते हो क्या होता है? ननिहाल। तो आपकी मदर का छोटा भाई यहाँ रह रहा है, इसलिए 6th हाउस को ननिहाल बोलते हैं। मदर से तीसरा हाउस है। अब कोई कहे मेरी दादी का भाव बताओ, तो दादी का भाव हो गया पिताजी की माँ, 12th हाउस। बाबा की बात करो तो 9 से 5th,
9 से 9, 5th हाउस आपके एंसेस्ट्रल हो गए, बाबा हो गए आपके। वैसे बाबा से और पीछे के लोग 8th में आ जाते हैं, लेकिन बाबा की बात होगी तो 5th में। यही कारण है कि नाती पोते का ज्यादा बनता है। अगर आप ट्यूनिंग देखोगे तो नाती की और दादा की, आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका आपके दादा से बहुत आपके पिता से बहुत अटैचमेंट होगा। कारण क्या, दोनों ही लोग 5th हाउस को रिप्रेजेंटेट करते हैं। आपका पुत्र भी पहला, पुत्री भी पहली, पंचम भाव, और आपके पिता के पिता, आपके पिता के पिता मतलब आपके बाबा, वो भी 5th हाउस। तो क्या कारण है कि पोते की और दादे की बहुत बनती है? इसके पीछे एक ही कारण है, दोनों एक ही हाउस को ऑन करते हैं एज पर पराशरी ज्योतिष, एज पर एस्ट्रोलॉजी। करते हैं नहीं करते हैं ऑन? नहीं समझ आ रहा है? आपके फादर आपसे 9th हाउस, उनके पिताजी कहां से आएंगे, यहां से 9, तो 5th हाउस आ जाएगा। आपका पहला बच्चा 5th हाउस। अच्छा एक चीज और है, सबसे ज्यादा फन किससे होता है? या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से होता है ना, या भाभी से सबसे ज्यादा मजाक हंसी होती है। तो बड़ा भाई आपका 11th हाउस, उसकी पत्नी वहां से 7, 5th होता है ना, भाभी से ज्यादा एंजॉयमेंट होता है। आपका दूसरे नंबर का जो भाई होगा या दूसरे नंबर की जो बहन होगी, उसको व्यक्ति अपने पुत्रवत समझता है। कारण क्या है? 5th हाउस। जस्ट छोटा भाई तो कॉम्पिटिटर कभी कभी हो जाता है, यही अड़ंगे पैदा करता है, लेकिन उससे छोटे भाई से आपका अटैचमेंट बहुत होगा। आपके दूसरे नंबर भाई से या दूसरे नंबर की बहन से, भाई बहन से आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत बाउंड होता है। कितनी गलतियां कर दे आप उसको छोड़ देते हो, उससे हंसी मजाक भी हो जाता है, उससे फन भी हो जाता है। कारण क्या? क्योंकि वो भी 5th हाउस को ऑन करते या करता है। या आपसे छोटा तीसरा, उससे छोटा पांचवा। सबसे ज्यादा हंसी मजाक भाभी से होता है या जीजा से होता है नहीं होता है? जो फीमेल के, जिन फीमेल की बड़ी ननद हो, खाली करो जाके, ठीक है क्लास ले रहे हैं। जिस आपकी अगर बड़ी कोई ननद है तो उनके जो हस्बैंड होंगे तो आपके जीजा हो गए या बहनों ही हो गए, तो आपका बड़ा बनता है उनसे। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे ऐसे किसी भी एक हाउस को फिक्स नहीं करना, उस हाउस से कुछ और ढूंढोगे तो वो और मिल जाएगा। आगे अंडरस्टैंडिंग? आपके एफर्ट्स आपका 3rd हाउस, आपकी पत्नी का एफर्ट उसका 3rd हाउस, 9th हाउस। आपका सुख और कम, अच्छा यही कारण होता है पत्नियों को सुख ज्यादा कम मिलता है जब हस्बैंड का करियर सेटल होता है, या वो हायर पोजीशन या हायर रैंक पर होता है, और उनको कंफर्ट और सुख देना हो तो खुद को हायर पोजीशन पर लेके जाओ। उसका कारण क्या है भाई? तुम्हें सुख मिल रहा है 4थे भाव से कि घर में हम पड़े रहें उसको सुख कैसे मिल रहा है? उसका सुख का भाव ये है, मतलब तुम्हारे स्टेटस का हाउस है, तुम्हारे करियर का हाउस है। तो आपके स्पाउस को सुख कैसे मिलेगा? जब आप अपने करियर में या अपने स्टेटस में अच्छा करो। होता है नहीं होता है? हर हाउस की एक नेगेटिविटी है और एक पॉजिटिविटी है। जैसे अगर फर्स्ट हाउस आपके फिजिकल अपीयरेंसेस को बता रहा है, आपके रंग रूप को बता रहा है ना, आपकी मेंटालिटी को बता रहा है, आपके अटैचमेंट को बता रहा है, आपसे कनेक्टिविटी को बता रहा है, तो ये ईगो को भी रिप्रेजेंटेट करता है। जो बहुत सौंदर्यवान व्यक्ति होता है उसके अंदर अहम भी बहुत जल्दी आ जाता है। होता है नहीं होता है? इन जनरल होता है। दूसरा भाव एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, सेविंग्स का होता है। जो लोग बहुत सेविंग करते हुए मिलेंगे वो कंजूस भी बहुत होते हैं। ये कंजूसी को भी रिप्रेजेंटेट करता है दूसरा भाव। आप क्या बात कर रहे हो? आप आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं भाई? तीसरा, छठा, आठवां, 12वां या खराब भाव है। इनसे अच्छा कोई भाव ही नहीं मेरी नजर में। अन्य भाव उससे भी खराब है भाई। फर्स्ट हाउस अगर किसी का हाईली एक्टिवेटेड हो जाए और नेगेटिविटी में चला जाए, सेल्फ पॉजेस्ड हो जाती है, हो जाता है बंदा, मतलब अपने सिवा उसको कुछ और दिखेगा ही नहीं। दूसरा भाव अगर बहुत अपलिफ्टेड हो जाए और नेगेटिविटी में चला जाए तो कृपण बना देता है। मतलब आपका इधर पिता खत्म हो रहा होगा, आप इसलिए अपनी फंडिंग नहीं तोड़वाओगे, आप इसलिए अपनी सेविंग्स नहीं तोड़वाओगे क्योंकि आपका पैसा खर्चा हो रहा है। तो मर के भी किसको देना है भाई? तो कंजूसी को भी रिप्रेजेंटेट करता है दूसरा। कभी कभी धन कमाने के धन को
सेविंग करने के चक्कर में व्यक्ति इतना बायस्ड हो जाता है कि वो जरूरी खर्चों को भी नेग्लेक्ट कर देता है। तो दूसरा भाव कपटता की तरफ भी लेके जाता है। तीसरा भाव सपोर्ट का भी है ना, और तीसरा भाव जो है वो आपके कॉन्फिडेंट का भी है, लेकिन तीसरा भाव ओवर कॉन्फिडेंट का भी है। कभी कभी किसी चीज की जरूरत होती नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में तुम और मुसीबत पैदा कर देते हो। चौथा भाव कंफर्ट्स का है, लग्जरी का है, ये भी है। लेकिन जो लोग घर में पड़े रहते हैं, जिनका बहुत हाईली, अब किसी के पास रेंटल इनकम आ रही है तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। अगर 2 लाख रेंटल इनकम पिताजी की आ रही है ना, तो आपके पास बहुत कम ही प्रोबेबिलिटी है कि आप जिंदगी में कुछ और करो, क्योंकि आपको तो पिताजी ऐसे ही कमाते मिल गए, तो आपको भी यही लगता है कि भाई हम भी ऐसे ही कमा लें। बात समझ रहा हूँ? इसलिए कंफर्ट से भी बाहर आना पड़ता है व्यक्ति। 4th हाउस कंफर्ट तो देता है, लेकिन जिन्होंने कंफर्ट बनाया है उनके पास आप जाओगे तो वो अनकंफर्ट सिचुएशन में ही हमेशा रहते। बात समझ पा रहे हो? 5th हाउस इंटेलिजेंस का भी है, 5th हाउस आपके बच्चे का भी है, 5th हाउस अनअर्न्ड इनकम का भी है, अनअर्न्ड नहीं सॉरी अनसर्टेन गेन्स का भी है। 5th हाउस प्यार में भी पागल करता है। 5th हाउस ओवर स्मार्ट बना देता है व्यक्ति को। आदमी कहता है ना ये ओवर स्मार्ट है ये, तो 5th हाउस आपको ओवर स्मार्ट भी करता है अगर बहुत इनहेंस हो जाए और नेगेटिविटी में चला जाए। उसको कैसे काउंट करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन आप यहां से और भी चीजों को रिलेट करो। 6th हाउस हाउस ऑफ कंपटीशन का भी है, जॉब्स का भी है, बड़ी जॉब्स का, ये बड़ी पोजीशन को प्राप्त करने में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है वहां से निकलने का है। क्योंकि अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है वो 10th हाउस बनाएगा, आपको पद पर लेके जाएगा, लेकिन वो पॉलिटिशियन बनने के लिए जो आपको चुनाव लड़ना है और उसमें जो जीत हासिल करनी है उसका सपोर्ट 6th हाउस से। इसलिए जो आपकी रिकरिंग इनकम होती है, जो आपकी जॉब के थ्रू इनकम होती है, जो आपकी, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको जो मतलब प्रोडक्ट देने के बाद जो उसकी इनकम होती है, क्लाइंट से जो आपकी इनकम होती है, वो सब 6th हाउस है। ठीक है? तो जिसको अपनी 6th हाउस को और एक्टिव करना हो, अपनी डेली रूटीन को बहुत सही करेगा। अगर उसका डेली रूटीन बहुत सही नहीं है तो बहुत ज्यादा पैसिव इनकम उसकी हो नहीं सकती। 7th हाउस बिजनेसेस का भी है, स्पाउस का भी है, लेकिन 7th हाउस दूसरों को समझने का भी है कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए। भाई आपकी मेंटेलिटी, आपका हाउस 1st हाउस, सामने वाले की, आपके क्लाइंट की मेंटेलिटी उसका उस आपसे 7th हाउस। जो अब बड़े बिजनेस फेल क्यों होते हैं कि अपने मन से चल रहा बंदा। जब तक आप अपने क्लाइंट के हिसाब से नहीं चलोगे कि भाई इसको क्या चाहिए, इसको कहाँ खुशी मिल रही है, इसको इसको क्या चाहिए, वो जब तक आपको नहीं आएगा तब तक बिजनेस हिट नहीं हो सकता। और यही केस रिलेशनशिप के मामले में भी है। भाई आप अपने ही सुख की चिंता करते रहोगे तो रिलेशनशिप वैसे ही खराब हो जाएगा। आप अपने पति की चिंता करो, पति आपकी चिंता करे, लो हो गई ट्यूनिंग, अच्छा हो गया अच्छा रिलेशन। बात समझ पा रहे हो? 8th हाउस अनअर्न्ड इनकम की भी है। जो आदमी बैठे बिठाए पैसा कमाता है वो भी 8th हाउस वाला है। कोई आपने टेक्नोलॉजी बना दी, कुछ आपने ऐसी रिसर्च कर दी, कुछ आपने ऐसा इन्वेंशन कर दिया, कुछ ऐसा आपने कर दिया, उससे आपको पूरी जिंदगी पैसा आ रहा है, लेकिन जो डुबोता है आपको वो भी 8th हाउस में। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? 10th हाउस आपको स्टेटस भी देता है, लेकिन 10th हाउस आपको अहम भी देता है। 11 हाउस आपको प्रॉफिटेबिलिटी देता है, गेन्स देता है, विश फुलफिलमेंट भी देता है। लेकिन 11th हाउस सोशल सर्कल में इतना इन्वॉल्व कर देता है, व्यक्ति अपने घर को खुद को भी भूल जाता है। तो कुछ फीमेल्स की ऐसी पीड़ा आती है, कुछ लोगों की ऐसी पीड़ा, भैया दिन भर अपने मित्रों के साथ ही लगे रहते हैं, दिन भर सोशल मीडिया, घर को तो इनको दिखता ही नहीं है, घर तो दिखता ही नहीं है।
उसके पीछे कारण क्या है? 11th हाउस ओवर एक्टिव हो गया है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 12th हाउस आपके खर्चों का है, 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट्स का भी है। इतना ही नहीं, 12th हाउस आपके डोनेशंस का भी है, जो आप दान करते हो वो भी 12th हाउस ही है। तो 12th हाउस के नेगेटिव पंगे से, नेगेटिव चक्कर से जिसको बाहर आना हो, वो डोनेशन जरूर करना चालू करें। और मैं डोनेशन पे बहुत बात कर चुका हूं पहले, और फिर एक बात बोलूंगा कि एक टाइम आता है ऐसा कि व्यक्ति की ग्रोथ रुक जाती है, अगर उसको उस समय ये बोध हो जाए, क्योंकि प्रकृति को जितना दे आपने दिया उतना प्रकृति ने आपको दे दिया, अब और ज्यादा चाहिए तो प्रकृति को आपको देना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में और हर शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि आपकी इनकम का 10% कम से कम चैरिटी में जाना चाहिए। उससे भी कम करना है तो 5% आपकी इनकम जानी चाहिए। और आपसे मैं इतना कमिटमेंट चाहूंगा, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कमाना, उसका दशांश तो दान जरूर करना। पता नहीं आपका क्लाइंट कैसे, किस मानसिकता से कमा के आया है, पता नहीं किसका गला दबा के आया और आपके सामने मीठा बनने की कोशिश कर रहा है, भोला बनने की कोशिश कर रहा है, सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं किसका गला काट के आया हो, पता नहीं क्या कैसे पैसा कमाया हो। तो एस्ट्रोलॉजर को तो जरूर डोनेशंस करने चाहिए, और मिनिमम 10%। तो अपनी और कोई कमाई करो, उसमें 5% भी कर दो, करना तो सपने चाहिए। लेकिन अगर इस एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन से कुछ पैसा कमाने का सोच रहे हो या आगे कमाना, बेशक कमाइए, तो आपका 10% आपकी चैरिटी में जरूर जाना चाहिए। नहीं तो वो आपकी बुद्धि, आपके फैमिली की बुद्धि, आपके बच्चों की बुद्धि, कुछ ना कुछ तो वो लंबा चौड़ा खराब करेगा। बात समझ आ रही? तो दशांश जब होता है तो आपके धन का प्योरिफिकेशन हो जाता है, इस बात पर ध्यान जरूर देना। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, पहले मैं डिटेल पे बहुत गया हूँ उस पे, लेकिन इतना समझ लो, बिना डोनेशन के कोई बहुत ऊंचा तो जा सकता, बहुत ऊंचा नहीं जा सकता। क्या कारण है कि बिल गेट्स इतना डोनेशन कर देते हैं? क्या कारण है वॉरेन बफे इतना डोनेशन कर देते हैं? क्या कारण है रतन टाटा इतना डोनेशन कर देते हैं? क्या कारण है अजीम प्रेमचंद जी इतना डोनेशन कर देते हैं? हाईली सक्सेसफुल पर्संस को आप देखते हो, सुनते हो, हल्ला भी मचाते हो, उन्होंने इतना डोनेशन कर दिया, तो वो तो अपनी औकात से ज्यादा दान दे रहे हैं। आप भी अपनी औकात से ज्यादा दो। आप अगर 1,000 महीने का कमा रहे हो तो 100 तो दे ही सकते हो, 50 तो दे ही सकते हो। ज्यादा देना ही नहीं, 1,000 करोड़ तो सोचना ही नहीं है देने को। उनका मिलियंस में, बिलियंस में ट्रांजेक्शन है, वो कर सकते हैं करोड़ों लाखों रुपए का दान, अरबों का दान कर सकते हैं। हम 10,000 अगर कमा रहे हैं तो 1,000 तो इजिली दे ही सकते हैं ना, 500 तो दे ही सकते हैं ना। और एक बात ध्यान रखना, नहीं दोगे आएगा भी नहीं, फैक्टफुल बात आपसे कर रहा हूं। और आ रहा है अगर बिना दिए, तो पूर्व में दिया इसलिए आ रहा है, और आगे लगातार आता रहा इसलिए अभी देना पड़ेगा। तो 12th हाउस की सबसे बेस्ट रेमेडी, आपसे बहुत लॉसेस ना हो, आपका धन कहीं खत्म ना हो, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस ना हो, उसके बिहाफ पर 10% डोनेट कर दो। अपने आप आपके फर्जी के खर्चे अपने आप बच जाएंगे। इसको हाउस यूटिलाइजेशन बोलते। समझ आ रही है बात? तो ये रही हाउसेस की पूरी डिस्क्रिप्शन। इतना ही नहीं, मैंने आपको एक पीडीएफ दिया है, आपको मैंने एक पीडीएफ दिया है हाउसेस का, उसको एक बार पढ़ना, समझना, और फिर मेरे को आप बताना कि आपको उसमें समझ नहीं है। ठीक है? अभी आपकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी हाउसेस में और चीजें बची बची अभी और क्या चीज बची है, अभी उस पे आते हैं। अब हाउसेस के हिसाब से प्रोफेशंस कैसे देखे जाते हैं, और हाउसेस के हिसाब से रोग कैसे देखे जाते हैं, डिसीज कैसे देखी जाती है। तो जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, वो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंटेट करता है, आपके फिजिकल अपीयरेंसेस को रिप्रेजेंटेट करता है, आपके माइंड को रिप्रेजेंटेट करता है, आपकी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंटेट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंटेट करता है। आपके सेल्फ का हाउस है फर्स्ट। इसलिए जितनी भी प्रोफेशंस फर्स्ट हाउस के विद रिस्पेक्ट टू बने हैं, जितने भी प्रोफेशन बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू हैं, जितने भी प्रोफेशन
फिजिकल अपीयरेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू हैं, जितने भी प्रोफेशन माइंड के विद रिस्पेक्ट टू हैं, वो सारे के सारे प्रोफेशन फर्स्ट हाउस ही कंडक्ट करता है। जो मॉडल बनेगा वो क्या करता है, अंग प्रदर्शन ही करता है। जो साइकोलॉजिस्ट बनेगा वो माइंड ही रीड करेगा। बॉडी से और कौन से काम होते हैं और कौन सा प्रोफेशन होता है, जो एथलीट बनेगा वो फर्स्ट हाउस वाला हो, जो बॉडी बिल्डर बनेगा वो भी फर्स्ट हाउस वाला बनेगा, जो जिम इक्विपमेंट बेचेगा भी वो भी फर्स्ट हाउस वाला ही होगा। तो जितने भी प्रोफेशन बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू हैं, माइंड के विद रिस्पेक्ट टू हैं, फिजिकल अपीयरेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू हैं, वो सारे के सारे प्रोफेशन या वो सारे के सारे करियर फील्ड्स, वो सारे के सारे बिजनेसेस फर्स्ट हाउस ही ऑन कर। आज की डेट में एक बड़ी बात चल रही, इमेज बिल्डिंग, इमेज ब्रांडिंग, वो भी फर्स्ट हाउस ही है। जब आपकी इमेज मार्केट में बहुत अच्छी बना देगी। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, धन, कुटुंब, माड़ी, और आपकी जीभ को भी रिप्रेजेंटेट करता है, स्वाद को भी रिप्रेजेंटेट करता है दूसरा भाव। अभी मैं इस पे आऊंगा कि आपके बॉडी पार्ट्स इन हाउसेस के विद रिस्पेक्ट टू क्या होते हैं, बट समझ लो टेस्ट को रिप्रेजेंटेट करता है दूसरा भाव, क्योंकि बोला किससे जाता है, जबान से बोला जाता है। तो जितने भी प्रोफेशन फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट टू होंगे, बैंक हो गया, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी को भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ ही बोलते हैं ना, पैसा इकट्ठा करना हो तो लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देते। ज्वेलरी बिजनेस हो गया, जेमस्टोन का बिजनेस हो गया, या प्रोफेशन हो गया, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपका प्रोफेशन हो गया। ज्वेलरी शॉप या ज्वेलरी में काम, ज्वेलरी से रिलेटेड काम करना, बैंक में काम करना या बैंक खोल देना, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज, जेमस्टोन का काम अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो। दूसरा भाव स्वाद का भी है, तो इसलिए रेस्टोरेंट जो आएगा वो भी दूसरे भाव पे आएगा। दूसरा भाव आपकी स्पीच का भी है, जो किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनता है उसका भी दूसरा भाव ही होता है, लेक्चरार। बात समझ पा रहे हैं? तो लेक्चरार कौन होगा, दूसरे भाव वाले। जितने भी गाना गाने वाले लोग हैं या मुंह से जबान से जितने भी प्रोफेशन आते हैं, सिंगिंग हो गया है ना, तो जो केवल गा रहे हैं, प्रोफेशनली नहीं गा रहे हैं अभी, वो सब दूसरे भाव से संबंधित है। एंकर वो भी बोलता ही है। समझ आ रहा है? अभी तो बहुत शॉर्ट बताया है, अभी तो इसमें तो हजारों प्रोफेशन एक एक हाउस से निकल सकते हैं, लेकिन समझो उसका बेस क्या है, कोर क्या है, डेप्थ क्या है, कि जितने भी प्रोफेशन फाइनेंस से रिलेटेड होंगे वो दूसरे भाव के प्रोफेशन बन जाएंगे, फैमिली से रिलेटेड होंगे, स्वाद से रिलेटेड होंगे, स्पीच से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे प्रोफेशन दूसरे भाव के प्रोफेशन बन जाएगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो दूसरा तीसरा दोनों भाव वहां पे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो फाइनेंस को भी मैनेज करता है और रिटर्न में उसकी साइन चलती है। तो तीसरा भाव हर प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन का है। इसलिए जो लोग क्लर्क बनते हैं वो यूजली थर्ड हाउस वाले होते हैं। जो टाइप राइटर्स हैं, अब शॉर्ट ट्रेवलिंग किसमें होती है, जो मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं। कौन सी मार्केटिंग, ऑल टाइप ऑफ मार्केटिंग, सेल्स की जॉब, मार्केटिंग की जॉब, इन सब में क्या है, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ता है, लोग आप तक नहीं आते। लेकिन सातवां भाव लोगों को अपने तरफ बुलाने, ठीक है। तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है। तो जितने भी तरह के आज की डेट में सपोर्ट टीम काम करती है, अभी आपका कोई क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए, पैन कार्ड चोरी हो जाए, तो आप कहाँ फोन करते हो, कस्टमर केयर, सपोर्ट मांगते हो ना उनसे।
और वो किस चीज के लेवल पे काम करते हैं, किस बिहाफ पे काम करते हैं, जॉब को क्या प्रोफाइल क्या बताते हैं अपनी, वहां पे जो जॉब कर रहे हैं लिखो, वही टाइप करो, प्रोफाइल क्या बताते हैं। वैसे तो बड़े मैसेज आते हैं आपके। करो भाई टाइप। टेलीकॉलर, है ना। तो ये सब जितने भी प्रोफेशंस हैं वो थर्ड हाउस। कॉल सेंटर, हम कहाँ जॉब करते हैं, कॉल सेंटर में जॉब। कम्युनिकेशन एजेंट, कॉल सेंटर, मेनली कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर क्या है, थर्ड हाउस। सेल्स क्या है, थर्ड हाउस है। मार्केट क्या है, थर्ड हाउस है। शॉर्ट ट्रेवलिंग हो रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, तो जो एक सपोर्ट टीम भी होती है वेबसाइट में, कोई आप कंपनी, कोई कंपनी से कनेक्ट होते हो तो वो जो सपोर्ट टीम पीछे से काम करती है वो भी थर्ड हाउस होता है। तो ये सपोर्ट का हाउस भी थर्ड है। सोशल मीडिया भी थर्ड है। टीवी में आना वो भी थर्ड है। जो टीवी स्टार्स होते हैं वो थर्ड होते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो फिफ्थ होते हैं। जो टेलीविजन पर काम करने वाले लोग हैं, तो सीरियल्स में जो आ रहे हैं वो थर्ड हाउस है। जो मूवीज में आ रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस या पूरी की पूरी टीम, वो फिफ्थ हाउस। इसलिए अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में थर्ड हाउस ऑपरेट करता है तो वो फिर या तो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप मेंटेन कर लेता है, या तो टीवी में बैठ जाता है, सुबह सुबह बताएगा वो, या मेष राशि वालों के क्या हाल चल रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में जब दूसरा भाव ऑपरेट करता है तो वो जेमस्टोन रिकमेंडर बन जाता है और उसके थ्रू पैसे भी कमाता है। जब एक एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में फोर्थ हाउस बहुत ऑपरेट करता है तो वो वास्तु कंसल्टेंट बन जाता है। फिफ्थ हाउस जब ऑपरेट करता है तो वो उपाय देने वाला बन जाता है, हीलर बन जाता है। हीलर तो ट्वेल्थ भी आता है। उसके उसकी रेमेडीज बहुत काम करती हैं फिफ्थ हाउस वाले के। टैरो कार्ड रीडर थर्ड हाउस वाला बन, तो टीवी में और इन सब चीजों में बड़ा हाइप मेंटेन कर लेती हैं टैरो कार्ड रीडर। क्यों, थर्ड हाउस अभी खुलने वाला है आपके भाग्य का पत्ता, और कुछ टैरो में है ही नहीं। समझ पा रहे हो आप। अब किसी एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में सिक्स हाउस ऑपरेट करता, बहुत पैसा कमाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसके लिए काम की है। सेवंथ हाउस आता है तो बिजनेस खड़ा कर देता है। एट्थ आता है रिसर्चर बन जाता है, कुछ इवेंट करके दे देता है इस पृथ्वी को, एज लाइक केपी को जिन्होंने लिखा, कृष्णमूर्ति जी, आरजी राव साहब, कुछ इवेंट कर दिया। नाइन्थ हाउस जब आता है तो वो कंसल्टेंट बन जाता है, टीचर बन जाता है, ट्रेनर बन जाता है, जो सीखा सिखाने भी लगता है। टेंथ आता है तो उसका स्टेटस बहुत फैल जाता है और बड़े लोगों को ही डील करता है। 11 आता है तो चैरिटेबल ट्रस्ट खोल देता है कि मेरे से कंसल्ट लेने वाले लोग यहाँ भी पैसा दें। और 12th आता है तो भी वो हीलर बन जाता है और विदेश सेटल हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर के लिए बता दिया मैंने। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड ये प्रोफेशंस हो गए जो भी मैंने आपको बताया। कमीशनिंग का हाउस भी थर्ड है, इसलिए किसी क्लर्क से आपको काम कराना हो, किसी बाबू से आपको काम कराना हो, तो कुछ ना कुछ उसको कमीशन देना पड़ता है, तब वो आपकी फाइल आगे खिसकाता है, नहीं तो नहीं खिसकाता। जो कमीशन एजेंट्स हैं वो थर्ड हाउस वाले। फ्रेंचाइजी वैसे सेवंथ हाउस है, लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए काम करना वो थर्ड हाउस। डायरेक्ट फ्रेंचाइजी लेना सेवंथ हाउस। कोई कहे कि आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लो और इससे जो इनकम होगी उसमें इतना हिस्सा हम ले लेंगे, बाकी आपके पास चला जाएगा, तो वो थर्ड हाउस हो गया। कमीशनिंग जहां पे आएगी वहां थर्ड हाउस हो जाएगा। और भी बहुत प्रोफेशंस हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा अभी, मैंने लिख के दे दिया आपको, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, सेकंड हाउस से रिलेटेड क्या क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं।
फोर्थ हाउस किन चीजों को रिलेट करता है? व्हीकल को, हाउस को, लग्जरी को, कंफर्ट्स को, जितनी भी चीजें इनके विद रिस्पेक्ट टू हो रही हैं सब फोर्थ हाउस के प्रोफेशन है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कोई कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, फोर्थ हाउस। केयरिंग कर रही है नर्स, तो नर्स जो बनेगा वो भी फोर्थ हाउस। या केयर टेकर बनते हैं ना हॉस्पिटल्स में, कौन से बॉय बोलते हैं उनको, कुछ ऐसा नाम है, टेक केयर करते हैं, वार्ड बॉय, फोर्थ हाउस। जो प्री स्कूल्स खोल देते हैं, किंडल गार्डन, ऐसे तमाम स्कूल है, प्री स्कूल्स खोल देते हैं, फोर्थ हाउस। बिजनेस अगर मिडल में आ रहा हो, फर्नीचर का काम है, फोर्थ हाउस। या आप घर में अपने पीवीसी पैनल लगवा रहे हो आजकल बहुत, कौन सा हाउस का प्रोफेशन हो गया? फोर्थ हाउस। तो जितने भी प्रोफेशन लग्जरी के विद रिस्पेक्ट टू हैं, व्हीकल है तो व्हीकल का जो काम कर रहा, फोर्थ हाउस। अब उसमें प्लेनेट की प्लेसमेंट बताएगी कि आप शोरूम खोलोगे, कि आप कार ऑनर बनोगे, कि आप पार्ट्स बेचोगे, कि आप नई पुरानी कार बेचोगे, पुरानी कार्स बेचोगे, खरीदोगे, वो प्लैनेट्स इंडिकेट करेंगे। लेकिन आप फोर्थ हाउस में हो तो मतलब प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू काम कर सकते हो। और ये देखते कैसे हैं, आगे सीख लो, उसकी चिंता मत करो, अभी जो बता रहे हो उसको बस उतना ही पकड़ना है। जिस सीढ़ी पे खड़े हो, छलांग लगाने का मत सोचो, वहीं खड़े रहो, सब आ जाएगा। ठीक है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से तो हम माइक भी ऑन नहीं करेंगे आपका। चुपचाप बैठे रहोगे, हम सब बता देंगे आपको। समझ आ रहा है? कोई टिपिकलिटी है कोई? आज ही सारे प्रोफेशन क्लियर, आज ही सब क्लियर। सपने में भी कोई पूछेगा ना तो नींद में बता दोगे कि भाई ये चौथे भाव से ये देखते हैं। कोई टिपिकलिटी नहीं है, बहुत आसान है एस्ट्रोलॉजी। और जितनी आसानी से हम बता रहे हैं ना, उतनी आसानी से कोई बताएगा भी नहीं। आप शायद बता दे तो उसको मेरा धन्यवाद। मेरा काम और आसान कर रहा है वो। तो फोर्थ हाउस लग्जरी को रिप्रेजेंटेट करता है, कंफर्ट्स को रिप्रेजेंटेट करता है, इसलिए फर्नीचर का काम कौन कर रहा है? जिसका फोर्थ हाउस एक्टिव है। रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल गाड़ियां दे रहे हैं लोग आजकल। आप बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी भी रेंट पे ले सकते हो, कौन है? फोर्थ हाउस। लैम्बोर्गिनी कार तक जाती है, फोर्थ हाउस। कहाँ जाती? मूवीज में जाती है, जब शूटिंग वूटिंग चलती है, गाने जो आते हैं सब, तो इनके क्या अपने थोड़ी हैं जो एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं? अपने होते भी हैं तो नहीं लेके जाते, तो सब रेंटल आती है। तो ये जितने भी काम है लग्जरी के विद रिस्पेक्ट टू, केयर टेकिंग के विद रिस्पेक्ट टू, हाउस के विद रिस्पेक्ट टू, व्हीकल के विद रिस्पेक्ट टू, ये सब फोर्थ हाउस से रिलेटेड ही प्रोफेशन। मॉड्यूल किचन जो बना रहे हैं, इंटीरियर घर का कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं, ये सब फोर्थ हाउस क्या कर रहे हैं? आपके कंफर्ट्स को ही तो बढ़ा रहे हैं, आपके आपके घर में आपको लग्जरी टच ही तो दे रहे हैं। टेलरिंग थर्ड हाउस है, तो टेलर बनेगा थर्ड हाउस। जितने भी काम हाथ से होंगे वो सब थर्ड हाउस। कोई बुनकर है, कोई टेलर है ना, कोई मजदूर है, हॉकर है, टैक्सी वाला है, टैक्सी कोई चला रहा है, वो सब थर्ड हाउस। जितने हाथ से काम हो रहे हैं सब थर्ड, जो जबान से काम हो रहे हैं सब सेकंड, जो सुख के लिए काम हो रहे हैं फोर्थ, जो खुशी के लिए काम हो रहे हैं फिफ्थ। मनोरंजन कौन दे रहा है? एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर। सबसे ज्यादा और मनोरंजन कहाँ होता है? कोई मैच चल रहा हो, तो जितने खिलाड़ी बनते हैं, जो केवल हॉबी के लिए खेलते हैं, वो थर्ड हाउस है। लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ी बनते हैं वो सब फिफ्थ हाउस। भाई अब क्रिकेट क्या है? एंटरटेनमेंट ही तो है। वो जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे आपको क्या मिल रहा है? एंटरटेन ही तो कर रहे हो इतनी देर। आईपीएल में खूब चल रहा है इस समय। अच्छा, इन्हीं में सट्टे भी ज्यादा चलते हैं, फिफ्थ हाउस के प्रोफेशन में ही सट्टा भी जुड़ा है। तो आईपीएल में सारे सटोरी एक साथ बैठ जाते हैं। हमारे कुछ पंडित जी लोग हैं। अब तो एस्ट्रोलॉजर भी सट्टा करने लगे भाई, हम तो नहीं करते।
मैं कह रहा भाई समय मिलने नहीं यार, वो कह रहा भैया आईपीएल खत्म हो जाए उसके बाद आते। अब पिछली बार पता नहीं क्या बुद्धि हमसे पूछ रहे भैया आज कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा एक दिन हम मूड में बैठे थे, रोने लगा, लॉस में चला गया बहुत, तो हमने बता दिया। और मित्र भी हैं हमारे और हमसे पढ़े भी हैं, तो कह रहे भैया बहुत लॉस हो गया। मैंने कितना हो गया, कह रहे एक घर बना लेते उतना लॉस हो गया। अब बताओ कौन सी टीम जीतेगी, तो मेरे मुंह से निकल गया ये टीम पे लगा दो। जीत भी गया। अब जब जीत गया तो उसकी आदत पड़ गई, रोज पूछ रहा है, हम कंफर्म करेंगे तो ही लगाएगा। 2 बार कर दिया, तीसरी बार फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, हमने भाई अब इससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का शोषण करेंगे तो हमारा दोहन चालू हो जाएगा कहीं और से। मैंने तुम्हारी मित्रता के नाते मदद कर दी, वैसे ये बोला नहीं जाता करने के लिए, फिर भी मैंने तुम्हारी मदद कर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भविष्य जब देख सकते हैं तो भविष्य बता भी तो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं दिया शास्त्रों ने। एक दो मतलब वो है ना, जब आप कौन बनेगा करोड़पति खेलने जाते हो तो कुछ अटेम्प्ट्स आपके हाथ में होते हैं, या फोन ऑफ फ्रेंड लगा सकते हो, 50-50 कर सकते हो। वो लाइफ लाइन 4-5 ही होती है मेनली। तो एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ लाइफ लाइन है जिन पे आप उसका यूज कर सकते हो, है ना। इसीलिए बहुत दोस्ती मत बनाइए, बहुत अच्छे किसी से रिलेशंस बिल्ड मत करिए, बहुत किसी के क्लोज मत जाइए, क्योंकि उसकी डेस्टिनी अगर आप कनेक्ट हो गए तो वो आपकी डेस्टिनी से अलाइन हो जाती है। एस्ट्रोलॉजर को आपको बताऊं, आप लोग बहुत लोग ऐसे हो गए प्रोफेशनल जाना नहीं चाहोगे, आप कहोगे मेरे को पैसे नहीं कमाने। आप 10 रुपए लो, लेकिन लो जरूर। तुलसी पत्र ले लो, फूल पत्र ले लो जरूर। नहीं तो आपकी एनर्जी उधर चली जाएगी, उधर वाली आपके पास चली आएगी। जब आप किसी से कुछ लेते हो तो आप ये प्रकृति को इंडिकेट कर देते हो भाई हम कुछ लेके काम कर रहे हैं, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लेते उसी से जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, और हम उससे मांग ही नहीं सकते जो हमारा अपना होता है। तो फिर प्रकृति को एक इंडिकेशन और चला जाता है कि इसके पाप इसी पर लाद दो। तो कभी कभी प्रोफेशनल होना कई अर्थों में बहुत बेहतर है, भले आप 100 लो, 50 लो, 200 लो। कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स बहुत क्लोज हैं और मेरे से 5-7 साल पहले से पढ़ रहे हैं, अभी तक चल रही है उनकी पढ़ाई। उनका फिक्स है 3-4 महीने में आते हैं, मैं कुछ एक अमाउंट दे जाते हैं और फिर मैं हमें बैठ के घंटों मेरे साथ चर्चाएं करते हैं। बहुत कुछ पुराने हैं और वो मेरे से लड़ने भी लगते हैं कभी कभी, इतना वो घुल मिल गए कि सर हम नहीं लेते पैसा। फिर जब हम डांटते हैं उनको तो वो पैसा लेते हैं, अभी लेने भी लगे। एस्ट्रोलॉजर अगर पैसा नहीं लेता तो दूसरे की प्रॉब्लम ले लेता है। बड़े ज्ञान की बात मैंने आपको बताई है, इसलिए प्रोफेशनल होके ही काम करिए आप, अनप्रोफेशनल होने की कोई जरूरत नहीं। या तो देखो, नहीं देखो तो कुछ ले लो, 10 रुपए ले लो, यूपीआई करा लो, 11 ले लो, 51 ले लो, 101 ले लो, और उसी का फ्री में देखना जिसका पाप लेने का सोचना। समझ आ गई। क्योंकि गुरुजन अगर किसी से नहीं लेते तो उसका फिर और कुछ ले लो। हमारे यहाँ क्यों बोला गया है कि भाई आप किसी गुरु से मिलने जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी बड़े से मिलने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, बोला गया है। रिस्पेक्ट में लेके जाओ, लेकिन उसके पीछे की जो कारण है वो यही है कि जब आप उसको कुछ नहीं देते हो तो वो फिर आपके पास से कुछ चले ही जाएगा उसके पास अपने आप। खाली गिलास अगर रखा है तो उसमें ऑक्सीजन अपने आप आ जाएगी। अच्छा ये कि आप कुछ ना कुछ उसमें डाल के दे दो, लिक्विडिटी डाल दो, है ना। पैक वैक मत बनाने लगना, कुछ उसमें डाल के दे दो, उसको जल दे दो, गंगा जल दे दो, खाली बॉटल ही क्यों देना भाई। समझ पा रहे हो आप क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो तो कुछ जा ही नहीं रहा है। अरे कुछ नहीं है तो तब तो बहुत कुछ बैठा है वहां पे, और कुछ आएगा तो कुछ ही आएगा, बहुत कुछ नहीं आएगा। और उसमें कुछ में भी आप कुछ निकाल दे रहे हो, सब कुछ नहीं रख रहे हो। तो अगर कहीं से अनएथिकल है तो उसका वो भी निकल गया, क्योंकि आपने जाने अनजाने में लिया, जबरदस्ती करके नहीं लिया। अब हो गया 4th हाउस। अब आ गए हम 4th हाउस पे, हो गया 4th। तो जितनी भी तरह की सुख प्रसादन से संबंधित चीजें हैं वो सब 4th। 5th पे आइए, जो एंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं 5th। सटोरिये सारे 5th, चाहे शेयर मार्केट में हो, चाहे आईपीएल में सट्टा लगा रहा हो, कुछ भी करे। कसीनो में भी जाएंगे आप तो कसीनो में भी फन होता है, फन के लिए लोग जाते हैं। कसीनो का प्रोफेशन भी 5th हाउस है।
क्रिकेटर जो बनेगा, देखो एथलीट फर्स्ट हाउस बनाता है, फिफ्थ हाउस प्रोफेशनल बनाता है। इसलिए कोई अगर आईटी सेक्टर में भी है तो आर&डी का डिपार्टमेंट फिफ्थ हाउस के पास। जो आप आर&डी करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आप सॉल्यूशंस देते हो, जो आप सॉल्यूटरी कोई चीज देते हो, वो सब फिफ्थ। अब ये क्यों है वो जब राशियां पढ़ाएंगे तब बताएंगे आप, ठीक है। अब फिफ्थ से बच्चा भी देखा जाता है, तो आजकल कुछ लोग बच्चों की केयरिंग करने वाले भी है ना, कुछ ऐसे प्रोफेशंस आ गए कि बच्चों की हिफाजत वो करने वाले आप रख लेते हो कोई ना कोई, या आपके बेबी सिटर भी बोलते हैं उसको, वो भी फिफ्थ वाले हैं, बच्चे खिलाएंगे आपके वो। इंटरमीडिएट तक के जो टीचर्स हैं वो भी फिफ्थ, एज पर पराशरी ज्योतिष। क्योंकि केपी ज्योतिष में फंडामेंटल थोड़ा चेंज हो जाता है, वहां पे फोर्थ आ जाता है। इसीलिए मैंने एक शब्द बोल दिया, पंचम भाव 12th तक के टीचर्स को रिप्रेजेंटेट करेगा। और अगर कोई सरकारी टीचर बनना चाहता है या है तो उसके चार्ट में, और वो जो अभी ये कुछ वैकेंसीज निकलती हैं टेट करके, सुपर टेट करके, है ना, ये जो टीचर्स बनते हैं ये फोर्थ हाउस वाले होते हैं। इंटरमीडिएट का टीचर अलग है, और जो प्रोफेसर्स हैं वो अलग हैं, वो पीएचडी करके बनेंगे, हायर एजुकेशन में पढ़ाएंगे, वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, रिसर्चर बच्चों को पढ़ाएंगे, वो 9th हाउस वाले बने। देखो टीचर्स को भी इतने सेगमेंट्स में बांट दिया गया। तो कौन कौन से टीचिंग प्रोफेशन में जाएगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, कि किसको नेट जेआरएफ करवा के टीचर बनवाना है, पीएचडी करवा के टीचर बनवाना है, किसको टेट सुपर टेट करवाना है, किसको इंटरमीडिएट वाला टीचर बनाना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजर सब बता सकते। जितना भगवान ने लिख के भेजा है, ब्रह्मा जी लिखते हैं ना, उतना सब देख सकते हो तुम और हम। ये कैपेबिलिटी किसने दी है? पराशरी ऋषि ने, जब आप पराशरी ज्योतिष पढ़ रहे हो। इसीलिए ज्योतिष बोला गया, ज्योतिष का मतलब ज्योति ईश, भगवान की दृष्टि या भगवान का प्रकाश किसके पास होता है? एस्ट्रोलॉजर के पास। और जब एस्ट्रोलॉजर बहुत ईमानदार होता है तो उसका सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, फिर वो कुछ भी देख सकता है। मैं क्यों बोलता हूं हमेशा ईमानदार बनिए, मैं क्यों बोलता हूं एथिकल बनिए? आपको एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन, आपको एस्ट्रोलॉजी करना ही नहीं पड़ेगा, आपसे ज्योतिष होने लग जाएगी। आपको ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति आपके पीछे खड़ी हो जाएगी, भाई इसको ये बताओ। क्योंकि जब आप एक बैरियर लगाते हो ना अपने आगे कि मेरे को अनएथिकल कुछ भी नहीं लेना, तो फिर प्रकृति खड़ी होती है आपको एथिकली देने के लिए सब कुछ। ये बात थोड़ी बड़ी होगी आपके लिए, शायद आप पचा पाए ना पचा पाए, लेकिन मेरा ऐसा अपना अनुभव है। तो फिफ्थ हाउस एक्टर बनाता है, एक्ट्रेसेस बनाता है, कॉमेडियन बनाता है, शेयर मार्केट वाला बनाता है, टीचर बनाता है, सोल्यूटर बनाता है, आर&डी टीम में लेके जाता है, राइटर थर्ड हाउस बनाएगा। और भी बहुत कुछ बता सकते हैं प्रोफेशन को, लेकिन अभी इतना ही लिख लो, ठीक है। अच्छा, पंचम भाव में शरीर से काम नहीं है, बुद्धि से काम है। फर्स्ट हाउस में शरीर से काम है, बॉडी बिल्डर, एथलीट, ये सब क्या करते हैं? शरीर से काम लेते हैं। फिफ्थ हाउस वाला क्या करता है? बुद्धि से काम लेता है। तो आपकी स्किल का हाउस भी फिफ्थ है, तो जिसका पंचम भाव बहुत ऑपरेट कर रहा होता है उसको स्किल्ड होना पड़ता है। पब्लिशर 9th हाउस है अनुराग जी, बीच में इंटर प्रेप मत करिए, आपसे हाथ जोड़ के नहीं, आपकी क्लास ओवर हो जाए तब पूछिए। समझ आ गया? 6th हाउस किसका है? रोग का, ऋण का, शत्रु का, और हाउस ऑफ कंपटीशन का है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं वो लोग छठे भाव के लोग। नौकरी का है, जो जिनकी जितनी भी नौकर हैं या नौकरी प्रोवाइड कर रहे हैं,
Naukri.com, जो सर्विस सेक्टर पर इन्वॉल्व हैं। अब मुकेश अंबानी जी की कुंडली में 4-4, 5-5 प्लैनेट 6 हाउस में बैठे हैं, तो उन्होंने सर्विस सेक्टर ही पकड़ रखा है पूरा। तो सर्विस करना या सर्विस करवाना, ये सब 6 हाउस है। रोग से कौन बचाता है? डॉक्टर। ऋण कौन देता है? फाइनेंसर। शत्रु से कौन बचाता है? एडवोकेट, लॉयर। और आर्म फोर्सेस, देश की अगर आप बात करोगे, पुलिस, मिलिट्री, समझ रहे हो? तो ये जो फिजिशियन डॉक्टर हैं वो 6 हैं। हाउस ऑफ कंपटीशन का है, तो जो ये सरकारी नौकरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, एसएससी की कोचिंग, आईएएस की कोचिंग, पीसीएस की कोचिंग, मोटा पैसा लेते हैं आपसे। एनडीए की तैयारी करवा रहे हैं, एक बार में बड़ा पैसा ले लेते हैं। तो पैसा बड़ा तो है ही छठे के पास। 6 हाउस के प्रोफेशन वाले बहुत पैसा कमाते हैं, और जितने प्रोफेशन है वो सब छठे भाव। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ये क्या कर रहे हैं? सर्विस ही तो दे रहे हैं, आपके घर पे माल पहुंचा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। आप कह रहे हो नहीं भैया हम आपका जो है वो मतलब क्रेडिट कार्ड भी आप लगा दे रहे हो, इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए ईमानदार भी छठा भाव बनाता है कभी कभी। आपकी आपके फोन का पैटर्न, आपके एटीएम का नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर और आपके क्रेडिट कार्ड का पिन शायद आपके फैमिली में किसी को ना पता हो, लेकिन हम बेहिचक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में डालने में हिचकते नहीं है। ओटीपी तक बता देते हैं। अभी आपके पिताजी पूछ लें एक बार कि भाई वो एक ओटीपी आई होगी जरा बताओ, तो टेंशन में आदमी आ जाता है किस चीज की ओटीपी आई है। वो ओटीपी आती पट से बता देते हैं। पेटीएम पे सारा डेटा दे रखा है, गूगल पे सारा डेटा दे रखा है, फोन पे सारा डेटा दे रखा है। जो सर्विस सेक्टर पे इन्वॉल्व लोग होते हैं वो बेहद ईमानदार लोग हैं। इसलिए सर्विस देने का मन करे तो ईमानदारी पहले हाथ में रख लेना, क्योंकि सर्विस ईमानदारों के हाथ से लंबी चलती है। अब कितना बड़ा बिजनेस बना लिया है। अब ओला जिसका है उसके बाद एक अपनी गाड़ी नहीं है, ओयो रूम्स जिसके है उसके बाद अपने रूम्स नहीं है, फ्लिपकार्ट वाले का कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, अमेजॉन वाले की अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, स्विगी, जोमेटो, इनके अपने रेस्टोरेंट्स नहीं है। कैसे पैसा कमा रहे हैं? इधर से ले रहे हैं उधर दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर, बिलियन डॉलर्स की कंपनियां खड़ी कर ली। जेफ बेजोस का नामो निशान नहीं है, पीढ़ियों में आ गए भाई साहब। समझ आ रही बात? अब अंबानी जी को ही देख लो, मुकेश अंबानी जी को, सारा सर्विस सेक्टर खुद पकड़ रखे। सब्जी हम आपके घर पहुंचाएंगे, राशन हम आपके घर में, आजियो से कपड़े हम पहुंचाएंगे, नेटमेड से मेडिसिन हम पहुंचाएंगे आपके घर में, घर घर में इंटरनेट हम पहुंचाएंगे। आपका जितनी रूटीन में काम आने वाली चीजें हैं सब ग्रैब कर रखा है, कर रखा है। अभी 5G 4G का आया, लत लगी, अभी 5G की लत लगवा रहे हैं लोग। अब मेरे फोन में अभी तक इनबिल्ट, मतलब वो मैंने अभी तक वो 5G पे किया ही नहीं था। अब मेरा एक स्टूडेंट आया, अरे सर आपका फोन जो है वो 5G तो है, लेकिन आपने अभी अपने सिम को इसमें लगाया नहीं, वो पता नहीं क्या क्या करके लगा, नेट एकदम फ्री हो गया, बहुत तेज चल रहा है। तो मैंने कहा भाई ये आदत डालना है, आगे 500 का पैक करने के मूड में होंगे। समझ पा रहे हो? आपके रूटीन में घुस जाते हैं 6 हाउस वाले, आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो। अभी कपड़ा खरीदने कह दो, मतलब एक स्लाइड में मिंत्रा से कपड़े ऑर्डर हो जाते। समझ पा रहे हो? सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा छठा भाव है। जो लॉयर बनेगा, केस जो आपका लड़ेगा, शत्रुओं से रक्षा कौन करेगा? तो आदमी और क्या करता है? बाउंसर्स रख लेता है, चोरी आपके घर में ना हो इसलिए सिक्योरिटी रख लेता है। अब इन सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने वाली भी एक एजेंसी होती है। अब कोई फैक्ट्री में लेबर चाहिए तो लेबर सप्लायर भी होता है, होता है। जितने भी प्रोफेशन हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सब 6 हाउस के दे। अब लगाओ गुणा गणित और बुद्धि को थोड़ा अपने फैलाइए। अब इनको यूज कैसे करना है आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी टाइम लगेगा। 7th हाउस किस चीज का है?
पत्नी का है, स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है और आपकी डेली लाइफ का है। बोला था। देखो बिजनेस में क्या होता है, जो आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसकी समाज को जरूरत है, वो हो गया फिफ्थ, R&D कर दिया। कुछ आप ऐसा बना कर रहे हो जिसमें लोगों की नीड फुलफिल हो रही है, वो हो गया सेवंथ। जितने तरह के मॉल्स हैं, आउटलेट्स जो होते हैं, वो सब सेवंथ है। जिसके पास आपको जाना है वो है छठा भाव। जिसको आपको बुलाना है जब क्लाइंट को अपने शॉप पे, तो हो गया सेवंथ हाउस। तो रिटेल काउंटर, रिटेल शॉप, वो सेवंथ है। अब किसी व्यापारी के चार्ट में 7-6 का कॉम्बिनेशन बना हो तो सफल व्यापारी तब बनेगा जब वो अपनी चीजों को घर घर पहुंचाने की कोशिश करेगा, या अगर वो होलसेलर है तो उसकी डिलीवरी तक पहुंचेगा। क्योंकि आपको नौकर बन के काम करना है। आपका जो क्लाइंट है, आपका जो मेन सप्लायर है ना, जो आपसे सप्लाई ले रहा है, वो आपका बाप है। वो कहे रात में 12 बजे तो 12 बजे पहुंचा दीजिए। अच्छा, शादी का भी हाउस सेवंथ है। तो जो मैरिज प्लानर है, शादी.com, ये तो सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी है, लेकिन ये थर्ड हाउस भी है। सर्विस सेक्टर 3, 6, 7 का पूरा कॉम्बिनेशन है शादी.com, ये सब। तो जो इवेंट प्लानर है वो भी सेवंथ हाउस, आपका स्पाउस सेवंथ हाउस, आपका बिजनेस सेवंथ हाउस, बिजनेस पार्टनर सेवंथ हाउस, इवेंट प्लानर सेवंथ हाउस। ठीक है। तो मैरिज ब्यूरोज भी सेवंथ हाउस होता है। 8th हाउस किस चीज को रिप्रेजेंटेट करता है? समथिंग क्रिएट, क्रिएटर है 8th हाउस, और डिस्ट्रॉयर भी है 8th हाउस। बनाना और खत्म करना दोनों अष्टम भाव के हाथ में है। ये नाशवान चीज भी बनाता है, सत्यानाश भी करता है। तो ज्योतिषी किसी को बना भी सकता है, किसी को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर 8th हाउस, तांत्रिक 8th हाउस, जितनी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 8th हाउस। इंजीनियर भी बनाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ पेन दूर करते हैं। इंजीनियर जितने हैं वो सब 8th हाउस। साइंटिस्ट 8th हाउस। हिडन भी है, सेक्रेटिव भी है, जितने भी सेक्रेटिव एजेंट्स हैं 8th हाउस। जो रॉ में काम कर रहा है, IB में काम कर रहा है, 8th हाउस। जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम कर रहे हैं, वो सारे लोग 8th हाउस। अच्छा, इनको पेन में भी रहना पड़ता है, इनको दुख में भी रहना पड़ेगा। अब एक एस्ट्रोलॉजर के पास लोग पेन लेके आते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो कर रहा है 8th हाउस में, जो है वो पेन उसके पास लोग लेके आ रहे हैं। दर्द है जमाने का, सर शादी नहीं हो रही है, पति के साथ सही चल नहीं रही है, करियर स्टेबल नहीं हो रहा, तो जब आपके अंदर दर्द का जन्म होगा तभी ज्योतिषी का जन्म होगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धक्के खाए हो कुंडलियां दिखा दिखा के, बाद में बुद्धि एक आ गई, यार इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा खुद ही सीख जाओ, वो भी 8th हाउस। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, 8th हाउस जमाने के दर्द का भी है। जो जमाने के दर्द से उसको मुक्त करवाए, वो भी 8th हाउस वाला। रॉ वाले अगर पेन ना उठाएं, IB वाले पेन ना उठाएं, देखो कहाँ पाकिस्तान में पड़े हैं, चाइना में पड़े हैं, पता चल जाए 2 मिनट में निपट जाएं। कितना ज्यादा पेन उठाते हैं कि हम लोग सही से संतुलित रह सके, है ना। साइंटिस्ट कितना पेन उठाता है कुछ रेवोल्यूशनरी लाने के लिए। उसको अपने घर का पता नहीं है, खानदान का पता नहीं है, बच्चे का पता नहीं है। APJ अब्दुल कलाम की शादी हो रही है और भाई साहब रिसर्च कर रहे हैं। इधर बारात आ चुकी है, उधर रिसर्च चल रहा है, शादी तक का ध्यान नहीं। एलॉन मस्क को अपना जन्मदिन मनाना तक नहीं पता, पूरी पूरी कंपनी बैठी है, सर आएंगे केक काटेंगे। वो सवेरे 7 बजे उसको याद आ रहा मेरा कल जन्मदिन था। अपना 47 जो बर्थडे सेलिब्रेट किया एलॉन मस्क ने, वो 24 घंटे काम करके किया। और हम 2 दिन छुट्टी ले लेते हैं काम से।
तो रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटीज ऐसी ही होती हैं। 8th हाउस, वो अपने को कितना भी कष्ट दे देंगे तुम्हें सुख देने के लिए। टेस्ला बना दी, लो सुख, लेकिन उसको बनाने में कितना पेन उठाना पड़ा होगा ये वही जानता है। आज मंगल की यात्रा सस्ती और संभव हो पाई है या हो पाएगी, तो उसके पीछे एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। अभी आप फॉरेन ट्रेवलिंग करने का सोचते हो, अभी आप मंगल पर मून पे जाने का ट्रेवल प्लान करोगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन उसको प्लान करने में उसको कितना पेन उठाना पड़ा ये हम आप सोच भी नहीं सकते। बात समझ पा रहे हो? तो पेन किलर है 8th हाउस, इसलिए एस्ट्रोलॉजर भी 8th हाउस में आता है। अब एस्ट्रोलॉजर आजकल दर्द देने लगे हैं, उनके पास चले जाओ, भाई तुम मांगलिक हो, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी अब तुम्हारे कुंडली में तो ये दोष वो दोष, ये अब आदमी आया बेचारा रिलीव होने के लिए, थोड़ा कुछ उपाय बताएंगे सर। अब पता चला उसका उसको और दर्द दे दिया, वो तड़पड़ा रहा हो। तुम्हारे तो शॉर्ट आयु है, तुम्हारे तो लड़का होगा ही नहीं। भैया तुम आप पेन रिलीव करने के लिए बैठे, पेन देने के लिए बैठे। तो ऐसे भी कुछ एस्ट्रोलॉजर मार्केट में, आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको पेन किलर बनना है। ठीक है? 8th हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। जितने भी, अब पेन आपको कब होता है? हड्डी टूट जाएगा आपकी बॉडी में, और उस पेन से दूर कौन करता है? सर्जन, डॉक्टर। तो जितने एक्सीडेंट होते हैं उनको रिमूव सही कौन करता है? इंश्योरेंस वाले। कार लड़ जाए 2 लाख की खपत आ गई, लेकिन अगर आपका एक इंश्योरेंस है बच गया पैसा। तो जितने आपके इंश्योरेंस होते हैं, जो आपका टर्म प्लान होता है, वो सब 8th हाउस। जो आपकी हेल्थ पॉलिसीज है वो 6th हाउस है। जो लोग मॉर्चरी में काम कर रहे हैं वो भी 8th हाउस है। अब शव दाहक जो है पंडित जी, उनके भी चार्ट में स्तंभ ऑपरेट करते हैं, जो मुर्दे को फूकते हैं या कब्र में जो गड़वाते हैं उनको। जो मॉर्चरी में काम करेगा 8th हाउस। डिगिंग कर रहे हैं, गड्ढा करके डाल रहे हैं, जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, 8th हाउस। समझ आ गई? सेक्रेटिव जॉब करने वाले, सेक्रेटिव एजेंट्स, मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर, ये सब 9th पे आते हैं। 9th क्या है? टीचर का है, हायर एजुकेशन का है, तो पब्लिशर का भी हाउस 9th है। गुरु का हाउस भी, ट्रेनर, कंसल्टेंट, गाइडर, ये सब 9th हाउस वाले। स्पिरिचुअल लीडर, मोटिवेशन 5th हाउस। टूर प्लानर है आजकल, आप वो आपका टूर प्लान करते हैं, 9th हाउस। ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल एजेंट्स, वो जो बड़ी यात्राएं आपकी करा रहे हैं, टूर प्लानर। रेल यात्रा, कोई फ्लाइट का काम कर रहा है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेवल्स से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब 9th। चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो आप जो बुक करते हो ना टूर की गाड़ियां, लंबी दूरी वाली। तो एक ड्राइवर के चार्ट में जब तीसरा भाव ऑपरेट करता है तो वो शॉर्ट में गाड़ियां चलाता है, लोकल। और एक ड्राइवर के चार्ट में जब 9th हाउस ऑपरेट करता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवलिंग करता है, टूर पे लेके जाता है लोग। वो ट्रेवलर एक आती है ना गाड़ी, वो चलाता है, ट्रेवल्स वाली गाड़ियां चलाता है। धर्म का है तो जो लोग भगवत व्यास बनेंगे, धर्माचार्य बनेंगे, आचार्य बनेंगे, धर्म की शिक्षा देने वाले जो लोग बनेंगे, वो सब 9th वाले। और अलग अलग धर्म में अलग अलग हैं। 10th हाउस स्टेटस का है, डिजिग्नेशन का है, पोस्ट का है, हाई क्लास जॉब का है। जो चेयर सिटिंग जॉब्स हैं
और जहां पे उनकी चलती है सीईओ, सीएफओ, एमडी, मैनेजर, सब 10,000। जितने भी एनजीओज हैं, सोशल सोसाइटीज हैं, ये सब 11। चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। अब 12th हाउस व्यय का है, एक्सपेंसेस का है, इसलिए हॉस्पिटल अब बता दिया था 12th का, हॉस्पिटैलिटी, टूर एंड वो क्या नाम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन सेटलमेंट, जो लोग वीजा का काम कर रहे हैं, पीआर, मतलब ये सब 3-12 का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको टिकट दिलाएंगे, वहां का रेजिडेंशिप दिलाएंगे। समझ पा रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे काम जो है वो 12th हाउस के। अब ज्यादा तो नहीं लूंगा टाइम, थोड़ा लूंगा समझाने के लिए, अब ये ज्यादा बताने वाला भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग विदेश में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। विदेश का कौन सा भाव? 12वां। मैरिज का कौन सा भाव? 7। कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा भाव? तीसरा। जब किसी के चार्ट में 3, 7, 12 बजते 12 का कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसके लिए अच्छी होती है। ऐसे अलाइन किया जाता है हाउसेस को। कोई कह रहा है मेरे को बिजनेस करना है, अब बिजनेस कैसा बिजनेस करना है वो प्लेनेट बताएंगे, वो उनके साथ रिलेशंस कैसे बिल्ट हो रहे हैं वो बताएंगे। अगर 7-8 का हो रहा है तो भाई फैक्ट्री लगाओ, 6-7 का हो रहा है सर्विस पर फोकस करो, 3-7 का हो रहा है तो कमीशनिंग पे फोकस करो, है ना, कमीशन एजेंट्स टाइप बिजनेस करो, जिसमें आपको कुछ हिस्सा मिल जाए, बाकी सारा काम दूसरे का हो। समझ आ रही बात? अब खाने के काम को ही पूरा घुमा दूं अगर, तो फिर सब जगह सारे भाव में खाने का काम आ जाएगा। और ये स्पेशलिटी तक पहुंचना है आपको, ये एडवांस में वैसे पहुंचोगे। वैसे मैं टच दे दे रहा हूँ थोड़ा। अब अगर कोई व्यक्ति डाइटिशियन है कि वो बता रहा है कि आपको कैसा खाना है, तो हेल्थ पे फोकस कर रहा है, तो जो डाइट मील प्लान करते हैं, डाइट के हिसाब से जो खाना बनाते हैं आजकल, है ना कुछ ऐसे लोग कि आपकी डाइट प्लान करके डाइट के हिसाब से आपके खाना देंगे आपको, वो फर्स्ट हाउस वाले प्रोफेशन में है। सेकेंड हाउस रेस्टोरेंट खोलते हैं। थर्ड हाउस वाले जो होते हैं वो टिफिन सर्विसेज की तरफ जाते हैं। फोर्थ हाउस वाले ढाबा या रेस्टोरेंट खोलते हैं। फिफ्थ हाउस वाले कुछ चटपटा और कुछ अलग टेस्ट, यूनिक टेस्ट, या कुछ अभी तक जो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ उसको एक्सप्लोर करके बेचते हैं। थर्ड हाउस वाले ऑनलाइन भी बेचते हैं। सिक्स हाउस वाले घर तक भी चीजें पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं। सेवंथ वाला अपना आउटलेट बनाता है पूरा, चाहे रोड पे बनाए चाहे कहीं बनाए, वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। मार्केटिंग इस लेवल पर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आप उनको ऑर्डर दे आते हो कि भैया हमें इतना खाना चाहिए, तो क्या बोलते हो आप उनको? या तो कोई हलवाई होता है, आप बोलते तो भाई इतना खाना चाहिए, और या तो उनकी जगह किसने ले ली अभी, आपको केवल पैसा देना होता है, सारा अरेंजमेंट वो कर देते हैं। कैंटीन सर्विसेज, वो खुद बनाएंगे, खुद ले आएंगे, सब कुछ करेंगे। बनाना 8th हाउस। तो इसलिए समाज को बनाना, इंसान को बनाना, ये एस्ट्रोलॉजर के हाथ में, 8th हाउस। और मूर्ख बनाना, धूर्त बनाना, ये भी 8th हाउस है। माला को पहन लो, टीका लगा लो, काला कपड़ा बांध लो, हो गए ज्योतिषी। इतनी बड़ी बड़ी मालाएं या 5-5 7-8 अंगूठियां, धूर्त बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो बनाना 8th है, अब क्या बनाना है वो डिसाइड कर लो। इंसान को बनाना है तो भी 8th, मूर्ख बनाना है तो भी 8th। अब 9th हाउस जिसका ऑपरेट करता है, जब एक मान लो रेस्टोरेंट, मतलब एक खाना, किसी को खाने का प्रोफेशन पे जाना है और 9th ऑपरेट कर रहा है, तो जानते हो कैसा फिर वो करता है? कैंटीन सर्विसेज है, ट्रेन में चल रही है, बस में चल रही है, अदर स्टेट्स में जाके कर दिया। समझ पा रहे हो बात, लॉजिक? 10th हाउस
हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास चीजें, गवर्नमेंट, इनसे कनेक्ट होके जो लोग काम कर रहे हैं। अब रेलवे जो स्टेशन होता है, वहां पे जो लोग खाने का काम कर रहे हैं, ट्रेन के डिब्बे में जो आपका वो लगा है, पेंट्री लगी होती है ना एक, तो वो भी तो कोई आदमी ही कर रहा है। बता सकते हैं, एक कोई प्रोफेशन आ जाए भाई, हम बताएंगे तुम कैसे करो। तुम कह रहे हो तुम्हें खाने का काम करना है, तरीका हम बताएंगे। मतलब हम मतलब आप बताओगे। किसी भी प्रोफेशन के इतने डेप्थ तक जाया जा सकता। आप क्या सोच रहे हो, ज्योतिषी का काम बस इतना ही है कि बस पेड़ ऐसा लगा, वह हिलाया, दो प्रेडिक्शंस दे दी, दो रेमेडीज दे दी, हो गया तुम्हारा काम। इतना काम सोच लिया तो फिर कुछ नहीं कमा पाओगे, पूरी जिंदगी बैठे रहो। पहली क्लास में मैंने बता दिया क्या क्या कर सकते हो, कितने लेवल तक आपको जानना है, कितनी डेप्थ तक जानना है, कितनी चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। बात समझ आ रही। अब 10th हाउस जिसके में ऑपरेट करेगा, वो लोग कैंटीन खोलते हैं बेसिकली। अब पता चला कोई मतलब हर जितनी भी चीज जहां भी कैंटीन है वो 10th हाउस है। और कैंटीन खुलती वही है जहां पे बड़ा नाम होता है। ये किसी कॉलेज के कैंपस में खुलेगी तो उस कॉलेज का भी बड़ा नाम होगा, बड़े स्टूडेंट्स होंगे। गवर्नमेंट के भी कई ऑफिसेस में कैंटीन खुलती है, बड़े जो बड़ी फर्म हो गई वो भी कैंटीन खुलवाते हैं, है ना। तो कैंटीन का जो काम है, कैटरिंग 8th और कैंटीन 10th। अब कुछ लोग सोशल, हम खाने का करते हैं, हम मतलब 10 रुपए में थाली देंगे, 2 रुपए में थाली देंगे, ऐसे कुछ मील्स चलाते हैं लोग, है ना। सोशल सर्कल के लिए, एनजीओ के लिए, भाई हर घर खाना। हमारे यहाँ एक रोटी फाउंडेशन करके बहुत फेमस है हमारे कानपुर में। वो क्या करते हैं, 2 रुपए में आपको भोजन करा देते हैं, 10 रुपए में भोजन करा देते हैं। तो क्या करते हैं, फंड ले रहे हैं इधर उधर से। तो जो एनजीओ की तरफ से और इन सब चीजों की तरफ से खाने का काम लोग कर रहे हैं। मतलब जो अब वो जो 2 रुपए में खिला रहा है, उसकी कॉस्ट अगर 20 रुपए आ रही है, तो एक एनजीओ उसको 20 रुपए ही पे कर रहा है। लेकिन वही बंदा क्यों आया, क्योंकि उसके चार्ट में 11th हाउस ऑपरेट हो रहा हो। एक बात बताएं, ज्योतिषी का काम रत्नों में और पूजाओं में फोड़ने फांसने का नहीं है, उसको एक एग्जैक्ट सोल्यूशन दे दूंगा। तेरा भला कैसे होगा, कहां से होगा, किस लेवल का होगा, ये हम डिसाइड कर सकते। तुम करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। तुम इस हम तुमसे अगर फीस ले रहे हैं तो तुम्हें हम सब बताने के लिए बैठे हैं। तुम अब मेरी मानो ना मानो, अगर हमने लिया तो हम अपना फर्ज, हम दूध का कर्ज निभाएंगे। आप लुटने के लिए आए हो तो आपकी इच्छा, हम तो लुटने के लिए बैठे ही। बात समझ रहे हो। अब आपको जो एस्ट्रोलॉजी करनी, इस लेवल की करनी, एक प्रोफेशन मैंने इसलिए बता दिया। अब देखो 12th हाउस जिसका ऑपरेट करेगा, वो हॉस्पिटल में कैंटीन खोल देगा, हॉस्पिटल से रिलेटेड सर्विसेज देना चालू कर देगा। जेल में भी कोई खाना बनाता है कैदियों के लिए, बनाता है। जेल की रोटी खाने पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। याद आया। विदेश में जाके लोग रेस्टोरेंट्स चला देते हैं। फूड पैकेजिंग आप देख तो मीट, अचार, कुछ ऐसे खाना है जो पैक होके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पता है। विदेशी हमारे यहाँ मसाला क्यों पकड़े, सबसे पहले मसाले का बिजनेस करने क्यों आए, क्योंकि उनको नॉनवेज वगैरह, पैकिंग जितने फूड्स हैं, जो पैकिंग फूड्स 100-100 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन खराब ही नहीं होते, पैकेजिंग फूड्स सब 12th, क्योंकि इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है। मैंने एक प्रोफेशन को 12 भावों में घुमा दिया। जितने भी दुनिया के प्रोफेशन है वो सब भावों में घूमते हैं। अब एक एस्ट्रोलॉजर बताएगा तुम ये कर लो, वो करेगा, लॉस में चला जाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर बनाएगा ये तुम ऐसे करो, यहाँ पे ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, डेप्थ तक इंफॉर्मेशन दे दी। अब क्लाइंट थोड़ा सीरियस हो गया, कर दिया, हो गया नाम उसका बड़ा। तो हमें कहाँ तक जाना है, हमें केवल इतना नहीं बताना है कि ये कर लो, हमें पूरा प्लान करके दे देना। तभी वो तुम्हारे मन का, जब तुम उसके मन का कर दोगे तो वो तुम्हारे मन का कर देगा। जब आप उसके मन का कर दोगे तो वो आपके मन का कर देगा। बात समझ आ गई। तो मैंने फर्स्ट डे बोला था ये जो आपके सेशंस होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो स्किल है, मेरे को जो आता है, वो सब कुछ आपका है।
बट आप ऐसे लगे रहिए, आपसे क्या लिया है वो भूल जाओ, मेरे से क्या लोगे उसकी कोई कीमत ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हैंड रेस करो, 1-2 क्वेश्चन ही लेंगे, नहीं लेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में क्वेश्चंस लेंगे 10:30 बजे।